फाइनली वो दिन आ ही गया। कोलोसियो एकेडमी की एंट्रेंस सेरेमनी का दिन। सूरज निकला और वेनर की गलियां लोगों से भर गईं। वेनियर यानी रॉक एम्पायर की कैपिटल, एक खूबसूरत एक्वाटिक सिटी, और यहीं बसा है दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी, कोलोसियो एकेडमी। आज के दिन इस एकेडमी में कदम रख रहे हैं नए स्टूडेंट्स, और पहले ही दिन से शुरू हो गई है क्लब रिक्रूटमेंट की होड़। हर क्लब अपने नए मेंबर्स को अट्रैक्ट करने में लगा था। बस फिंगरप्रिंट लगाओ, फॉर्म स्टैम्प करो और बन जाओ उस क्लब का हिस्सा। भीड़ में दो स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा, इस बार कंपटीशन ज्यादा तगड़ा है पिछले साल से। दूसरा बोला, इस बार तो हॉट क्लास और कोल्ड क्लास दोनों से ज्यादा स्टूडेंट्स आए। एकेडमी में दो मेन डिविजन्स हैं। कोल्ड क्लास जहाँ स्टूडेंट्स तलवार, भाला, धनुष जैसे हथियारों में एक्सपर्ट बनते हैं, और हॉट क्लास जहाँ सिखाई जाती है जादू की कला। 4 साल की ट्रेनिंग में हर स्टूडेंट को अपने स्पेशलाइजेशन के साथ साथ जनरल नॉलेज भी डेवलप करनी होती है। एक स्टूडेंट ने नए बैच की लिस्ट पलटते हुए कहा, इन नए स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा अटेंशन मिल रहा है कुछ खास नामों को। ट्यूटर फ्रॉम डोंकोट फैमिली, भाले का उस्ताद। प्रियंका अशर फैमिली से एक शानदार आर्चर जिसने प्रैक्टिकल टेस्ट में फर्स्ट रैंक टाई किया था। और फिर बास्करविल ट्रिपलेट्स, आयरन ब्लडेड सोर्ड्समैन। उन्होंने ली तीसरी, चौथी और 5वीं रैंक। लेकिन बास्करविल नाम देखते ही लोगों को एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन इन सब से भी ज्यादा चर्चा में था एक और नाम, हॉट क्लास में उभरती हुई एक नई मॉन्स्टर, सिनक्लेयर। प्रैक्टिकल टेस्ट में पहला और रिटन में दूसरा। सबकी निगाहें उसी पर थी। लेकिन रिटन इवैल्यूएशन में टॉप किसने किया? यस, हमारे अपने विकोर वैन बास्करविल। उसने पहनी थी हल्की सिंपल सी कपड़े, आंखों पर चश्मा और चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान। लेकिन इस बार विकोर ने अपने बास्करविल सरनेम को छोड़कर एक कॉमनर के नाम से अप्लाई किया था ताकि वो भीड़ में गुम रह सके। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। विकोर सिर्फ रिटन टेस्ट में टॉप किया था, प्रैक्टिकल में नहीं। तो रिक्रूटर्स उसे अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि अगर कोई ऐसा लड़का क्लब में आ गया जो सिर्फ पढ़ाई में अच्छा है तो बाकी नए स्टूडेंट्स का एंथुसियाज्म मर सकता था। एकेडमी में विकर नाम के 10 और स्टूडेंट्स थे, तो उसका पहचान में आना वैसे भी मुश्किल था। लेकिन फिर भी अटेंशन तो मिल ही गया। इसी बीच बास्करविल ट्रिपलेट्स ने धीरे धीरे उसका पीछा करना शुरू किया ताकि उसे चुपचाप प्रोटेक्ट किया जा सके। विकर जानता था कॉमनर्स के लिए ये एकेडमी और भी ज्यादा कठिन है। उसे भीड़ से दूर रहना होगा, प्रैक्टिकल स्किल्स से बचना होगा, बस चुपचाप अपने मकसद की ओर बढ़ते रहना होगा। तभी किसी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। भीड़ में हलचल हुई। सामने आई एक ब्लॉन्ड हेयर्ड सीनियर गर्ल। जैसे ही वो नजर आई, स्टूडेंट्स की भीड़ उत्साह से उबल पड़ी। कई स्टूडेंट्स तो सिर्फ उसे देखने के लिए एकेडमी में आए थे। उसके चेहरे पर था एक होली पायस लुक, एक अनकही शांति, एक सुंदर नर्वस सी मुस्कान। वो हाथ जोड़कर सबको ग्रीट करने लगी। काम डाउन एवरीवन, प्लीज आराम से। वो लड़की जो सबका ध्यान खींच रही थी वो थी एकेडमी की प्रेसिडेंट और न्यूज़पेपर क्लब की वाइस प्रेसिडेंट, डोलोरेस रन क्वाटिस। सबको लग रहा था कि इतने लोग न्यूज़पेपर क्लब में क्यों जुड़ना चाहते हैं, और असल वजह क्लब नहीं, डोलोरेस ही थी। विकोर जो उसके ठीक पीछे खड़ा था, उसने फौरन तय कर लिया, इस लड़की से जितना दूर रह सकूं उतना बेहतर होगा। लेकिन तभी डोलोरेस पीछे मुड़ी और उसकी नजर सीधे विकोर पर जा टिकी। कुछ घंटों बाद अंधेरा छा चुका था। स्टूडेंट्स अब धीरे धीरे अपने डॉर्मेटरीज की तरफ जा रहे थे। विकोर को भी अपना कमरा ढूंढते ढूंढते आखिरकार दरवाजा मिल गया। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने वाला था, एक लड़का उसके पास आया। तू भी यही है? मतलब हम रूममेट्स हैं। विकोर थोड़ा हैरान हुआ। उसने पलट कर देखा, ब्राउन हेयर वाला लड़का मुस्कुराता हुआ सामने खड़ा था। हाय, मेरा नाम पिगी है। विकोर ने भी थोड़ी झिझक के साथ अपना नाम बताया। पिगी थोड़ा पास आया, मुस्कुराया और कहा, चलो अच्छा हुआ, हम अच्छे से साथ रहेंगे। विकोर उसे पहचान चुका था। रिग्रेशन से पहले भी पिगी वही लड़का था जो ट्रिपलेट्स की मदद करते वक्त विकोर की सहायता करता था। पिगी जो हमेशा एक बैग में ब्रेड लेकर चलता था, और पहली बार उसी ने विकोर की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। लेकिन उस समय उसका रूममेट एक क्रूर लड़का था और वहीं से उसकी बर्बादी शुरू हुई थी। पिगी बाद में मारा गया था। विकोर उम्मीद करता था इस बार ऐसा कुछ ना हो। विकोर ने अपना बैकपैक जमीन पर फेंका और कमरे में दाखिल हुआ। बेड्स 2 लेवल्स में थे, तो पिगी ने पूछा, तू कौन सा बेड लेना चाहेगा? जो पसंद आए ले ले। पिगी फिर हंसते हुए बोला, आज रात न्यू स्टूडेंट्स की वेलकम पार्टी है, तू चलेगा? विकोर ने कुछ नहीं कहा। पिगी को तुरंत एहसास हो गया कि शायद ये सवाल बेवकूफी भरा था। पार्टी जरूरी नहीं थी, लेकिन कौन सा नया स्टूडेंट जाना नहीं चाहता? पिगी ने कहा, अगर तू क्लासमेट्स और सीनियर्स से घुला नहीं तो अगले 4 साल तेरे लिए मुश्किल हो सकते हैं। विकोर ने साफ मना कर दिया। पिगी चौंक गया। सीरियसली तू नहीं जाएगा? विकोर ने उसकी उलझन को देखकर फिर से कहा, मैं पार्टी में नहीं जा रहा। पिगी घबरा गया। लेकिन अगर तू नहीं गया तो सीनियर्स नाराज हो जाएंगे, क्लासमेट्स भी तुझे अलग समझेंगे। फिर पिगी ने तो जैसे पूरा डेटाबेस खोल दिया। XYZ जाएगा, वो भी जा रहा है, उसने भी नाम दिया है। पिगी हमेशा से एक शानदार इंफॉर्मेशन गैदरर था, इवन रिग्रेशन से पहले भी। उसे लगा शायद वाइसर अब मना नहीं करेगा, लेकिन वाइसर ने फिर से साफ इनकार कर दिया। पिगी कुछ सेकंड तक खड़ा रह गया, उसके चेहरे पर डिसबिलीफ। वाइसर ने पीठ मोड़ी, कमरे से बाहर निकला। मुझे पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं, तू एंजॉय कर। पिगी थोड़ा हैरान जरूर था, लेकिन फिर भी उसने और जिद नहीं की। विकर चला गया। पिगी अकेले बैठा सोच रहा था, काश मैं भी उस जैसी ठंडक सीख पाता। रात गहरा गई। आसमान में काले बादल छा गए। चांद की रोशनी भी अब धुंधली थी। विकर ने अपना मास्क पहना और नाइट हाउंड का रूप धारण किया। अब वो एक छत की मुंडेर पर खड़ा चांद को चुपचाप निहार रहा था।
वहीं दूसरी तरफ शहर के एक वीरान वेयरहाउस में कुछ आदमी जमा थे। उन्होंने एक लोहे की ड्रम में आग जला रखी थी। उनकी बातों से लग रहा था जैसे उन्होंने बच्चों की चीखों से राहत पाई हो। मोहॉक वाला आदमी बोला, वेयरहाउस में पिछले कुछ दिनों से बच्चे ही बच्चे थे। ब्राउन हेयर वाला आदमी बोला, अब वो सब बच्चे गए कहाँ? तभी एक गंजा आदमी बोला, एक कार्ट आई थी, सब कुछ उठा ले गई, शायद क्वार्टिस के चलाए जा रहे डे केयर में भेजे गए हैं। मोहॉक आदमी ने गुस्से से आर्थर की ओर देखा, अगर बेकार की बात पूछी तो तेरा भी वही हश्र होगा। आधी रात का सन्नाटा था, लेकिन उसी सन्नाटे में एक खामोश कदमों की गूंज वेयरहाउस की जमीन पर पड़ चुकी थी। वो तीनों आदमी जो अभी तक आग के पास बैठे बच्चों की गुमशुदगी पर बात कर रहे थे, अचानक चौंक उठे, क्योंकि सामने से एक आदमी उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी पीठ पर बंधी थी एक भारी तलवार और उसके लहजे में था एक कड़वा डर। अगर अपनी गरीब सी जान की कीमत लगानी है तो बकवास बंद करो और पहरा दो। ये था रॉन बेसन, पूरा शरीर मांस से भरा मगर जहन एक कसाई का। रॉन ने घूरते हुए कहा, तुम लोग बिना माना के लो लेवल मर्सनरीज प्रोटेस्ट कर रहे हो? हद है। तीनों डर के मारे कांपने लगे। रॉन ने आगे बढ़ते हुए होंठ छाटे, उसे कोई मजबूत शिकार चाहिए था। उसी पल किसी ने धीरे से पूछा, क्या तुम रॉन बिसन हो? रॉन ठहर गया, उसकी नजर घूमी, किसी आम आदमी ने उसका नाम लिया। एक लो लेवल कीड़े ने मेरा नाम लिया। रॉन गुस्से में तलवार खींचने ही वाला था, मगर तभी उसकी नजर गई उन तीनों लोगों पर जो अभी कुछ सेकंड पहले जिंदा थे, अब जमीन पर पड़े थे, बिल्कुल निढाल, बिल्कुल बेजान। उसकी रूह कांप गई। ये क्या? तभी किसी ने फिर आवाज दी, रॉन बाइसन। रॉन की आंखें चौंधी आने लगी, क्योंकि वो आवाज उसे 4 साल पीछे खींच ले गई। वो दिन जब उसने एक डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और अपने पड़ोसियों की पूरी फैमिली को मार दिया था। रॉन का चेहरा डर से सख्त हो गया। उसने दोनों तलवारें निकाल ली और हमला करने की मुद्रा में आ गया। लेकिन तभी विकॉर मास्क पहने छाया की तरह उसकी पीठ के पीछे प्रकट हो गया, ठीक वैसे ही जैसे उस दिन प्लेटून तबाह हो गया था। रॉन ने गुस्से में पलटकर फुल फोर्स में तलवार चलाई, लेकिन विकॉर वो हवा बन चुका था। तलवार फिजा में घूमी और विकॉर की कैप उड़ती हुई ऊपर गई। रॉन की आंखें फटी की फटी रह गई। ये कहाँ गया? अगले ही पल बेल्ज़ेबब की तलवार ने हवा चीर दी और रॉन की दोनों बाहें उसके शरीर से अलग हो गई। रॉन जमीन पर गिर पड़ा चीखता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, एलाइड फोर्सेस के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे मत मारो। विकॉर ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें अब ठंडी नहीं थी, वो जल रही थी। तू सही कह रहा है, ये अभी हुआ ही नहीं। विकॉर ने उसका सिर पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है, तूने डीमन से कॉन्ट्रैक्ट किया था। रॉन की रूह कांप गई, उसके मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा था, उसके गाल फूलने लगे, चेहरा सूजने लगा और एक भयानक धमाके के साथ रॉन का सिर फट गया। विकॉर पीछे हटा और जैकेट में हाथ डालकर एक पुरानी सी डायरी निकाली। उसने अपनी उंगली को रॉन के खून में डुबोया और एक नाम काट दिया, रॉन बाइसन, तीसरा नाम। ये डायरी रिग्रेशन से पहले की यादों से बनी थी। सिनहेंडी के रिसर्च में इसे कहा गया था ब्लैकलिस्ट, उन गद्दारों की जो डीमंस के लिए इंसानियत को बेच चुके थे। वाइकॉर ने डायरी बंद की और जैकेट में रख ली, लेकिन एक बात खटक रही थी हर बार। इससे पहले कि वो उन गद्दारों को मार पाए, उनके सिर फट जा रहे थे। मतलब कोई और था जो इन पर नजर रख रहा था, कोई डीमन जो राजधानी के अंदर छुपा था और शायद उन 10 एलिट बॉडीज में से एक था। थोड़ी ही दूर एक छाया ने धीरे धीरे दोनों हाथों से अपना मास्क उतारना शुरू किया। उसका चेहरा गीला था और उसके चारों ओर फैली थी एक अजीब घिनौनी एनर्जी। अंधेरे में ढपी उस रात दूर किसी टावर की घंटी अचानक गूंज उठी। उसी आवाज के कुछ ही दूरी पर थी एक बड़ी सी मैंशन और वहां जैसे मौत ने खुद दस्तक दी थी। विकर अपनी बेल्ज़ेबब स्वॉर्ड के साथ उस मैंशन के अंदर घुसा और वहां मौजूद हर एक आदमी को काट डाला। हर कोना लाशों से भर चुका था। छत की बालकनी पर खड़ा विकर चुपचाप आसमान की तरफ देख रहा था। चांद की ठंडी रोशनी उसकी आंखों में पड़ रही थी और उसकी हथेली से निकल रही थी डिमोनिक एनर्जी। उसने ठंडी आवाज में कहा, आज का 29वां खत्म। हर कोई या तो मर चुका था या उनके सिर फट चुके थे। और ये सुनते ही वाइकर को समझ आ गया था, ये शायद डीमन के कॉन्ट्रैक्ट की शर्त थी। वाइकर ने फिर अपनी ब्लैक लिस्ट डायरी निकाली और उन नामों पर लकीर खींच दी जिन्हें वो अभी मार चुका था। लेकिन आज भी उसे 10 सुपीरियर कॉप्स डीमंस के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। वो जानता था ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली, मगर वो ये नहीं सोच पाया था कि पहले ही दिन इतनी लाशें मिल जाएंगी। अभी के लिए वो वापस एकेडमी लौटने का फैसला करता है। छतों से छलांग लगाता हुआ वह शहर के अंधेरों में खो गया। एक के बाद एक छतें पार करता हुआ आखिरकार वह एकेडमी तक पहुंच गया, बिल्कुल बिना आवाज किए। पेड़ की एक टहनी पर उतरकर वो रुका और एकेडमी की एक खिड़की को घूरते हुए खामोश खड़ा रहा। अंदर चल रही थी एक रंगीन पार्टी, नए स्टूडेंट्स का स्वागत समारोह। विकर ने अपनी सांस ली और फिर टहनी से नीचे छलांग लगाई, कपड़े बदले, चश्मा पहना और जमीन पर उतरते हुए अपने कपड़ों से धूल झाड़ी। अगर अंदर कुछ गड़बड़ हो तो कम से कम उसे वहां होना चाहिए। अंदर पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। बफे सजा हुआ था, लोग वाइन और बियर में डूबे हुए थे और हर तरफ हंसी मजाक का माहौल था। ट्रिपलेट्स तीनों भाई बियर का जग उठाए जैसे पहली बार पी रहे हो। कुछ देर बाद एकेडमी की प्रेसिडेंट डॉलर वहां पहुंची और स्टूडेंट्स की भीड़ में शोर मच गई। कुछ लोग ब्यूटीफुल लड़कियों से बातें कर रहे थे तो कुछ लड़के खुद ही वॉलंटियर बनकर वाइन सर्व कर रहे थे। इसी भीड़ के बीच विकॉर भी हॉल में दाखिल हुआ। उसकी नजर सीधी गई एक लड़के पर, सुनहरे बाल, चमकती आंखें, जो लड़कियों से बातें कर रहा था, और दूसरी तरफ एक लड़की जो वाइन सर्व कर रही थी। विकॉर ठहर गया। वो दोनों एक ही साल में, एरा ऑफ डिस्ट्रक्शन में। ये दोनों इंसानियत को बचाने वालों में सबसे आगे थे। वो लड़का एक जीनियस डॉन कोटे की 7th जनरेशन से, स्पीयर ऑफ द सन कहा जाता था, टूडोर ला मांचा डॉन किहोट। और वो लड़की अशर फैमिली की 7th जनरेशन से, जिसने न जाने कितने डीमंस को अपने एरो से गिराया था। डिवाइन बो
बियांका, फो, अशर, विकॉर की आंखें थोड़ी नम सी हुई। वो मुस्कुराया। कभी नहीं सोचा था कि इन्हें इस तरह मिलूंगा। उसे याद आया का स्मॉग भी इसी एकेडमी में दाखिल हुआ है। उसी वक्त विकॉर के पास एक और सीन चल रहा था। एक लड़का जिसके हाथ में बियर का मग था कांप रहा था। उसका नाम था पिगी। पास खड़े लड़के ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। सीनियर ने बोला तो गाना गाना ही पड़ेगा, अभी तक क्यों नहीं गाया? तभी पीछे खड़ी एक लड़की चिल्लाई, फ्रेशमैन अब गाना गाएंगे। लोग पिगी के चारों ओर इकट्ठा होने लगे और पिगी की हालत खराब होने लगी। विकॉर भी उस तरफ देखने लगा। उसे पिगी को देखकर थोड़ा अजीब लगा। पिगी की आंखों में आंसू थे। मुझे गाना नहीं गाना, लेकिन उस लड़की ने उसकी ओर एक जायंट बियर का जग बढ़ा दिया। ये पी ले तो गाना नहीं गाना पड़ेगा। पिगी ने उस जग को देखा। आंखों में डर भर गया। इतना सारा मैं कैसे? लड़की के चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान आई। सवाल मत कर पिगी, पी जा। कई सेकंड बीते और पिगी हिला तक नहीं। सभी चिल्लाने लगे, क्या सीनियर्स की बात नहीं मानेगा? पिगी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने कांपते हाथों से वो भारी बियर जग उठाया और बिना एक पल की देरी किए घट-घट कर पीना शुरू कर दिया। चारों ओर खड़े स्टूडेंट्स चीयर करने लगे, जियो पिगी, पी जा सारा। सब हंस रहे थे, मजे ले रहे थे, मगर पिगी के लिए ये किसी सजा से कम नहीं था। शरीर इस शराब का आदी नहीं था और कुछ ही देर में उसका शरीर जवाब देने लगा। पिगी ने अचानक उल्टी कर दी। पूरे हॉल में शोर मच गया। लोग हंसते हुए चिल्लाए, वॉमिट पिग। पिगी उल्टी करता रहा और फिर आंसुओं में डूबा, घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में बेबसी थी, मगर सीनियर्स के सामने वो कुछ कर भी नहीं सकता था। तभी एक क्लोक हवा में लहराई। कुछ सेकंड बाद विकॉर वहां उतरा। सबसे पहले उसने अपना एकेडमिक क्लोक उतारा और पिगी की उल्टी पर रख दिया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें उसी पर टिक गई। ये कौन है? विकॉर एकदम शांत आंखों से उन्हें देखता रहा। पिगी हाँफ रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी थी, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून। टाइम रिग्रेशन से पहले पिगी ने स्कूल छोड़ दिया था। बुलिंग से तंग आकर एक मामूली सरकारी अफसर बना और अपने माँ बाप की सेवा में जिंदगी निकाल दी। फॉल के समय विकॉर ने उसे फिर से पाया, वॉर फ्रंट पर, जहां हर कोई जान बचा रहा था। वहां पिगी खुद गया था और सिर्फ गया ही नहीं, अपनी इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजी से न जाने कितनों की जान बचाई थी, विकॉर की भी। पिगी एक सच्चा दोस्त था जिसे विकॉर कभी नीचा नहीं देख सकता था। पिगी कुछ बोलने ही वाला था। विकॉर ये सब, मगर उससे पहले ही विकॉर ने धीमे से कहा, डॉर्मिटरी लौट जा, मैं संभालता हूँ। वो खड़ा रहा, अपने दोस्त की बेइज्जती होते नहीं देख सकता था। तभी एक लड़का जो अभी पिगी को तंग कर रहा था विकॉर के पास आया। उसने विकॉर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या कर रहा है बे? पागल हो गया है क्या? सीनियर बात कर रहा है, बीच में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? विकॉर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में देखा। इससे तंग आकर उस लड़के ने विकॉर को थप्पड़ मार दिया। पूरा हॉल सन्न हो गया। वो स्टूडेंट अब समझ गया था, अरे तू तो मेरा क्लासमेट है, आई स्कोर क्लास बी। उसके चेहरे पर हंसी आई। लगता है तुझे अपनी औकात पर ज्यादा भरोसा है। पार्टी में मौजूद ट्रिपलेट्स ये सब देख रहे थे और उनका खून खौल उठा। उनका गुस्सा अब उबाल मारने लगा। उसने मास्टर को थप्पड़ मारा। विकॉर के गाल पर लाल निशान पड़ गया था। उसने चुपचाप अपनी क्लासेस को एडजस्ट किया और ट्रिपलेट्स को घूरता रहा। ट्रिपलेट्स चाहकर भी उस लड़के को नहीं मार पाए, क्योंकि वो जानते थे अगर विकॉर ने अपनी असली पहचान खोल दी तो वो सब खत्म हो जाएंगे। इसी बीच वही लड़की जिसने पिगी को बियर दी थी सामने आई। मुस्कुराते हुए उसने कहा, इतना सख्त मत बनो, फ्रेशमैन को थोड़ा प्यार से ट्रीट करना चाहिए। उसने अपनी हथेलियां जोड़ी और फिर जमीन पर एक और बड़ा बियर जग रखा। अगर ये लड़का ये सारा पी गया तो दोनों को छोड़ देंगे। विकॉर कुछ नहीं बोला। दूसरी तरफ पिगी अभी भी कांप रहा था। उसने डरते हुए कहा, विकॉर प्लीज मेरे लिए मत, मैं ठीक हूँ। मगर उसके कुछ कहने से पहले ही विकॉर ने जग उठाया और बिना एक सेकंड रुके पीना शुरू कर दिया। पूरे हॉल में सन्नाटा। लड़की और बाकी स्टूडेंट्स हंस पड़े। अरे ये तो वोडका और रम का मिक्स है, इंसान पी ही नहीं सकता इतना। मगर विकॉर बिना रुके धीरे धीरे सारा खाली करता रहा। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ सेकंड्स में ही विकॉर ने सारा बियर पी लिया। जग को मेज पर रखा और अपना मुंह पोंछा। उसके बाद पिगी को सहारा दिया। सभी सीनियर्स की तरफ पीठ घुमाई और सिर्फ एक शब्द कहा, गुड बाय। कोई कुछ बोल नहीं पाया। सब चुप थे, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए अभी अभी क्या हुआ था। पिगी को सहारा देते हुए विकॉर जैसे ही जाने को मुड़ा, उसी लड़के ने फिर से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। रुक जरा। लेकिन इस बार पूरा माहौल बदल गया। एक तेज दमघोंटू एनर्जी पूरे हॉल में फैल गई, इतनी भारी कि हवा तक कांपने लगी। टूडर लामांशा और बियांका अशर जैसे योद्धा भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में सवाल था, ये एनर्जी किसकी है? विकॉर की आंखें अब जल रही थी, जैसे किसी पुरानी याद ने उसे जगा दिया। उसने अपनी चमकती नजरों से उस लड़के को देखा, धीरे से बोला, अब भी कुछ कहना बाकी है? उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, मगर वो इतनी ठंडी थी कि सुनते ही रूह कांप जाए। वो लड़का जो कुछ देर पहले हंस रहा था अब कांपने लगा। उसका हाथ धीरे धीरे विकॉर के कंधे से हट गया। उसकी सांसें तेज हो गई और चेहरा पीला पड़ गया। तभी प्रेसिडेंट डोलोरेस वहां पहुंची। उसके माथे पर चिंता की लकीरें थी। उसने चारों ओर देखा, ये यहाँ इतना हंगामा क्यों हो रहा है? डोलोरेस की आवाज सुनते ही वो लड़का एकदम सतर्क हो गया। बिगड़ गया मामला? उसने जबरदस्ती हंसते हुए जवाब दिया, मैम एक फ्रेशमैन ने उल्टी कर दी थी, बस वही थोड़ा सा, हम संभाल लेंगे, प्लीज चिंता मत करें। डोलोरेस धीरे धीरे उनके पास आई और ठंडी आवाज में डांट लगाई, एकेडमी की इमेज बनाए रखना तुम सबकी जिम्मेदारी है। फ्रेशमैन को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। वो स्टूडेंट और उसके साथी चुपचाप सिर झुकाए खड़े रहे। विकॉर और पिगी अब वहां से दूर जाने लगे थे। पिगी के चेहरे पर अब थोड़ा सुकून था और उसकी आंखों में ग्रेटिट्यूड। धीरे से उसने कहा, धन्यवाद विकर। सच में विकर कुछ नहीं बोला, मगर उसकी चाल में अब एक अजीब सा आत्मविश्वास था। दूसरी तरफ ट्रिपलेट्स अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पाए। मास्टर कितना कूल था। उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उनकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ सच्ची लॉयल्टी से आती है। मगर इस सबके बीच ट्यूटर और बियांका अब भी कंफ्यूज थे। वो एनर्जी क्या हमारी सोच थी, या उनका शक और बढ़ गया था? और फिर सबके पीछे भीड़ में खड़ी थी एक सफेद बालों वाली लड़की। उसके चेहरे पर था काम कॉन्फिडेंस और थोड़ी ब्लश। वो कुछ देर तक विकॉर को देखती रही, उसकी चाल, उसकी आंखें। वो ठहरा। उसने मुस्कुराते हुए धीरे से बुदबुदाया, इंटरेस्टिंग। उसका नाम था सिंक्लेयर, आई स्कोर क्लास की वो स्टूडेंट जिसने प्रैक्टिकल एग्जाम में रैंक 1 हासिल किया था और थियोरेटिकल में रैंक
2। अब तक किसी भी लड़के में उसे दिलचस्पी नहीं थी, मगर आज विकोर ने उसका ध्यान खींच लिया था। अगले दिन वेलकम पार्टी खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लासेस में पहुंच चुके थे। आइस कोर और फायर कोर दोनों के स्टूडेंट्स अब एक साथ बैठे थे एकेडमी के कॉम्बैट थियोरी क्लास में। पूरे हॉल में हल्की सी खामोशी थी। सभी ने अपनी नोटबुक्स निकाली और प्रोफेसर के हर वर्ड को अटेंटिवली लिखना शुरू कर दिया। एकेडमी की पॉलिसी थी, नोट्स बनाओ ताकि फोकस बढ़े तो एलीट बनो। प्रोफेसर का नाम था वेंसी मॉर्ग। उनकी पर्सनैलिटी एकदम सख्त, एकदम सीमित, जैसे हर लफ्ज तोला गया। उन्होंने लेक्चर खत्म करते हुए अपनी किताब बंद की और स्टूडेंट्स को देखा। बारबेरियन ट्राइब्स की कल्चर पर आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। छात्रों ने चैन की सांस ली, लेकिन प्रोफेसर का अगला सवाल फिर से सबकी रगों में टेंशन भर गया। बताओ, बारबेरियन ट्राइब का फोर्ट्रेस कहाँ स्थित हो सकता है? इतना सुनते ही कई स्टूडेंट्स ने अपनी नजरें चुरा ली। किसी के पास जवाब नहीं था। आइस कोर की तरफ से ट्यूडर ने धीरे से अपना नोटबुक खोला, उंगलियों से सिर खुजाने लगा। उसे बस इतना याद आया कि एम्पायर और बलाक की कॉन्फ्रंटेशन हुई थी हाइट्स 18 और 75 पर, जो साउथ रीजन के सामने थे। पर उससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि फोर्ट्रेस कहाँ हो सकता है। उधर बियांका ने ठोड़ी पर हाथ रखा, आंखें बंद की और सोचने लगी। उसे याद आया अब तक की सारी टकराव की जगह लो एल्टीट्यूड पर थी, एक डिप्रेशन जोन शायद। उसे लगा फोर्ट्रेस भी कहीं लो एल्टीट्यूड रीजन में हो सकता है। सब सोच ही रहे थे कि तभी सिंक्लेयर खड़ी हुई। उसके चेहरे पर एक शांति सी मुस्कान थी। उसने हाथ उठाया। सर, मैं जवाब देना चाहूंगा। ट्यूडर और बियांका दोनों चौंक गए। फायर कोर की रैंक 1 खुद जवाब देने खड़ी हुई थी। प्रोफेसर वेंसी मॉर्ग ने हाथ पीछे बांधे हुए सिर हिलाया। प्रोसीड। सिंक्लेयर ने मुस्कुराकर जवाब देना शुरू किया। अकॉर्डिंग टू पब्लिक आर्मी रिकॉर्ड्स, बारबेरियन ट्राइब और एम्पायर के बीच क्लोज कॉम्बैट अक्सर हाईलैंड्स में हुआ है। उसने हाथ पीछे की और डिटेल्स देने लगी। उसके ठीक पीछे विकोर बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचने लगा। कल वो 29 लोग जिनके चेहरे मरते वक्त फट गए थे, उनकी बॉडी से एक डिमोनिक प्रेजेंस की गंध थी। क्या ये किसी एलीट कॉर्प्स की एबिलिटी है? उसने अपने मन में एक जगह विजुलाइज की। कैपिटल सिटी में एक ऐसा एरिया था जहां से सब क्लूज जुड़ते थे। उसने मन ही मन तय किया, सिंडी वेंडी से कहना पड़ेगा उस एरिया को इन्वेस्टिगेट करे। इन्हीं ख्यालों में डूबा था विकोर कि तभी पिगी, जो उसके बगल में बैठा था, घबराया हुआ उसके शोल्डर पर धीरे धीरे थपथपाने लगा। वाइकार, वाइकार। पूरे क्लास का ध्यान अब वाइकर की तरफ था। प्रोफेसर की भौहें तन गई। पहली क्लास में ही कोई सो सकता है? वो गुस्से से भरे हुए बोले। तुम अपना नाम बताओ। सबने देखा कि तुम्हारी आंखें बंद थी, अब बहाने बनाओगे? पिगी का मुंह खुला का खुला रह गया। विकर ने जवाब दे दिया प्रोफेसर को। विकर ने बिना घबराए चश्मा ठीक किया, शांति से बोला, सर मेरी आंखें बंद थी लेकिन मैं सो नहीं रहा था। प्रोफेसर एक पल को चुप रहे, फिर बोले, शायद मेरी गलती थी। विकोर ने सिर झुकाया। चिंता मत करें सर, ऐसा हो सकता है। प्रोफेसर अब तक गुस्से की सीमा पार कर चुके थे। उनके मन में सिर्फ एक सवाल था, ये साइकोपैथ कौन है जो इतनी काल्मनेस से सब संभाल रहा है? वो थोड़ा पीछे हटे और कहा, सिंक्लेयर के जवाब की वजह से आइस कोर को 10 में से 1 बिहेवियरल पॉइंट मिला है, लेकिन अगर विकोर इस सवाल का सही जवाब दे दे तो और पॉइंट्स मिल सकते हैं। ये सुनते ही सिंक्लेयर थोड़ा चौंक गई। वेट, ये पॉइंट मेरा था। लेकिन अब सबकी निगाहें विकोर पर थी। क्या वो जवाब देगा? क्या वो आइस कोर को रिडीम कर पाएगा? प्रोफेसर ने उंगली उठाई और वाइकर की तरफ इशारा किया। चेहरे पर धमकी भरा एक्सप्रेशन था। अगर तुम्हारा जवाब गलत निकला तो पूरे आइस कोर से पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। क्लास एकदम सन्ना। विकोर ने पूरी शांति से कहा, सर ये सही नहीं है, ये अनफेयर है। पर प्रोफेसर अब तक गुस्से में थे। उन्होंने उसकी बात अनसुनी कर दी और सवाल दोहरा दिया, बलक ट्राइब और एम्पायर के बीच लड़ाई कहाँ हुई थी और उस आधार पर उनका फोर्ट्रेस कहाँ हो सकता है? सिंक्लेयर अब अपनी सीट पर बैठ चुकी थी। उसके चेहरे पर हल्की चिंता थी। बलक ट्राइब की इन्फो सबसे ऑब्सक्योर थी और यही सवाल सबसे मुश्किल। बियांका का चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका था। विकर की वजह से आइस कोर तबाह हो जाएगा। विकर नीचे जमीन की तरफ देखने लगा, खामोश। एक गहरी सांस। उसके दिमाग में एक तस्वीर उभरी, बलक ट्राइब के उसके पुराने दोस्त, जैसे वो सब एक साथ बैठे हो, हंसते हुए मांस खा रहे हो। एक पल फिर उसने सिर उठाया और होठों पर हल्की मुस्कान के साथ प्रोफेसर की तरफ देखा। सर, फाइट लोकेशन थी साउथ ईस्ट रिज के पास, पॉइंट जेडीटी 41। पूरे क्लास में सन्नाटा छा गया। ट्यूडर और बियांका खामोशी में जम गए। प्रोफेसर ने धीरे से एक कदम पीछे लिया। करेक्ट। सिंक्लेयर तक कुछ बोल नहीं पाई। वाइकोर ने काल्म एक्सप्रेशन में आगे कहा, ओमन इंसिडेंट के बाद बालक ने अपना फोर्ट्रेस रिलोकेट कर लिया था, तो फिलहाल उसका ट्रेस किसी को नहीं मिलेगा। पिगी की हालत देख के लग रहा था जैसे वो अब भी पसीने में डूब जाएगा। ये जवाब कैसे पता था इसे? ये तो टॉप लेवल थीसिस जैसी बात। प्रोफेसर ने ठोड़ी पर हाथ रखा, चश्मे के पीछे से वाइकोर को गौर से देखा। एक पल के लिए उनकी आंखों में एक रिकॉग्निशन की चमक आई। वेट, उसका नाम वाइकोर था, फर्स्ट रैंक का थियोरेटिकल एग्जाम का। उनकी आंखें चौड़ी हो गई, उनके माथे पर भी पसीना आ गया। तो ये वही है। प्रोफेसर ने एक सांस ली और कहा, वाइकोर के सही जवाब से उसे 10 पॉइंट्स मिलते हैं, बाकी आइस कोर को 1 पॉइंट। ट्यूडर और बियांका ने चुपचाप उसकी ओर देखा। प्रोफेसर ने फिर से हाथ पीछे बांधे और गंभीर स्वर में कहा, थियोरेटिकल में फर्स्ट आने का मतलब ये नहीं कि तुम डिसिप्लिन तोड़ सकते हो, इसलिए तुम्हारे 10 पॉइंट्स डिडक्ट किए जाते हैं आंखें बंद करने की वजह से। विकोर ने सिर हिलाया। अंडरस्टूड सर, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। सिंक्लेयर अब उसे घूर रही थी। फर्स्ट रैंक का विकोर नाम तो बहुत कॉमन है, मुझे लगा ये कोई और होगा। क्लास की खिड़की से धूप अंदर आ रही थी। विकोर खड़ा हुआ बिना कुछ कहे। ट्यूडर जो बेंच पर अपना सिर हाथ से टिकाकर बैठा था उसे घूरने लगा। ये वही है, थियोरेटिकल रैंक 1। फिर उसने मुंह बनाया, पर इसकी वजह से आई स्कोर को ऑलमोस्ट 0 पे ले आया। नर्ड्स जैसे लोग देख के मारने का मन करता है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। प्रैक्टिकल में शायद इसका दिमाग काम आ जाए। कुछ घंटे बीत चुके थे, अब सूरज ढल चुका था, आसमान में बादल छा गए थे। अब बारी थी रन फ्लैट नाम के खेल की। 20 बनाम 20 गोल एरिया में गेंद पहुंचते ही पॉइंट मिलते थे। ना माना अलाउड था, ना कोई वेपन, बस ग्लव्स, एक बॉल और जो करना है करो। अचानक जमीन पर किसी के बूट्स की गूंज सुनाई दी। बॉल
को किसी ने जोर से उठाया और पूरी स्पीड में दौड़ पड़ा। ट्यूडर था वो, बॉल को सीने से लगा रखा था। बाकी प्लेयर्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बिजली की तरह भाग रहा था। बॉल उसके हाथ में चमकने लगी और फिर वो जोर से चिल्लाया, रन फ्लैट का असली किंग मैं हूँ। लड़कियों ने उसे देखा और क्रेजी चीयरिंग शुरू हो गई। सो कूल। ट्यूडर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अब मेरी बारी है चमकने की। बियांका दूर खड़ी देख रही थी, उसकी आंखों में हल्का डिस्गस्ट था। बारबेरियंस का खेल है ये, ऐसे जानवरों की तरह दौड़ना ये सिविलाइज्ड लोगों का तरीका नहीं। वहीं दूसरी तरफ ट्यूडर बिजली की तरह भाग रहा था, उसे कोई रोक नहीं पा रहा था। और तभी उसके सामने 3 सुनहरे बालों वाले लड़के आकर खड़े हो गए। ट्रिपलेट्स। तीनों की आंखें टिकी हुई थी सीधे ट्यूडर पर। उनमें से एक बोला, अरे ओ घमंडी की औलाद, हमारे डिफेंस वॉल को तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? ट्यूडर के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट हंसी आ गई। आयरन ब्लड सोर्ड्समैन फैमिली के वो ट्रबलसम ट्रिपलेट्स फाइनली मिले भी, पर बिना वक्त गंवाए ट्यूडर ने अचानक स्पीड बढ़ाई और 2 ट्रिपलेट्स को बड़ी सफाई से चकमा देकर निकल गया। उप्स, सॉरी बॉयज, मुझे किसी मॉन्स्टर से भिड़ने का प्लान नहीं था आज। ट्रिपलेट्स गुस्से में आ गए, तू हमें लाइटली ले रहा है। उसी वक्त जो तीसरा ट्रिपलेट गायब था वो सामने आ गया, आंखों में एक अटूट डिटर्मिनेशन। ट्यूडर ने अपने हाथ को पीछे खींचा, उसकी हथेली में एक ऊर्जा चमकने लगी और फिर उसने पूरी ताकत से तीसरे ट्रिपलेट के सीने पर घूंसा मारा। ट्रिपलेट हवा में उड़ गया और जमीन पर गिरा। ट्यूडर ने अब एक हाथ सामने फैला रखा था, चेहरे पर और भी गहरी मुस्कान। अगर लड़ना पड़े तो मैं हारने वाला नहीं। वो दोबारा दौड़ने लगा, इस बार दुश्मन के गोल एरिया की तरफ। वो बिना माना या वेपन्स के भी एक मॉन्स्टर था। डॉन कोट रन फ्लैट का सबसे बड़ा प्रोडिजी। थ्योरी याद रखकर क्या होगा, सच्चा वॉरियर तो ताकत से जीतता है। वो सोचते हुए आगे बढ़ता रहा, पर तभी उसकी नजर पड़ी एनिमी बेस के सामने विकोर खड़ा था। वो वही विकोर था, सुबह वाले इंसिडेंट वाला। ट्यूडर की हंसी थोड़ी और गहरी हो गई। परफेक्ट, अब इस नर्ड को सिखाऊंगा कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। उधर वाइकोर ने दांत भींच लिए, उसने ट्रिपलेट्स को मना किया था, ट्यूडर को मेरी तरफ मत भेजना, और अब वो वहीं खड़ा था। ट्यूडर ने रफ्तार और बढ़ा दी, थोड़ा शोल्डर चेक दूंगा ताकि इसे ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस समझ आए। पर जैसे ही वो वाइकोर से टकराया, ट्यूडर खुद हवा में उड़ गया। विकोर वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल भी नहीं हिला। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि ट्यूडर बेहोश हो गया। पूरा ग्राउंड स्टन्ड। सिंक्लेयर और बियांका की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ पल बाद ट्यूडर का शरीर विकोर के पीछे जा गिरा। विकोर पीछे मुड़ा, थोड़ा हैरान, थोड़ा खामोश। मैं तो डॉज करने वाला था, फिर ये खुद ही क्यों आ गया? विकोर ने आंखें खोली, उसे लगा अब सब उसे लूजर समझेंगे, तो उसने झूठ मूठ दर्द में कराहना शुरू किया। कुछ तो हुआ है, मैं नहीं उठ पा रहा। कुछ मिनट बाद ट्यूडर की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। थोड़ा चौंकते हुए उसने खुद को जमीन पर पड़ा पाया और उसके चारों तरफ उसकी टीम के खिलाड़ी खड़े थे, सभी घबराए हुए उसकी हालत देख रहे थे। क्या हो रहा है? मैं तो बस थोड़ा शोल्डर मारने गया था। उस नर्ड विकोर को। ट्यूडर उठने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर विकोर पर पड़ी जो खुद को झाड़ रहा था, सब याद आ गया। वो समझ गया कि उस फिजिकल क्लैश में वो खुद बेहोश हो गया था। विकोर, वो चुपचाप खड़ा रहा, और मैं तो उड़ ही गया। ट्यूडर ने गुस्से में दांत भींच ली। मैं हार गया उस नर्ड से, पर हार मानना ट्यूडर की फितरत नहीं थी। मैच फिर से शुरू हुआ, बॉल फिर से ट्यूडर को दी गई। ट्रिपलेट सामने खड़े थे, रेडी टू ब्लॉक हिम, और विकोर कुछ दूरी पर शांत खड़ा था। ट्यूडर की नजरें अब एक जगह टिकी थी, सिर्फ विकोर पर। बियांका और सिंक्लेयर दोनों थोड़े कंफ्यूज थे। ट्यूडर दुश्मन की तरफ क्यों नहीं जा रहा? पर अब ट्यूडर ने अपनी डायरेक्शन बदल दी। वो सीधा दौड़ पड़ा विकोर की तरफ। ट्रिपलेट्स को भी समझ आ गया कि ये सीधे उनके पास आ रहा है, रोको इसे। तीनों उस पर झपटे, पर ट्यूडर ने तेजी से स्पिन मारी, झुक कर निकला और एक के बाद एक तीनों को डॉच कर गया। अब उसके और विकोर के बीच कोई नहीं था। ट्यूडर की आंखों में अब गुस्सा नहीं, डिटर्मिनेशन था। यह संयोग नहीं हो सकता, मैं ऐसे ही बेहोश नहीं हो सकता बिना वजह। और फिर ट्यूडर ने इस्तेमाल किया एज्योर स्पीयरमैन फैमिली का सीक्रेट मूव, सेंट स्पीयर टैकल। तेज दौड़ता हुआ ट्यूडर, उसके पीछे एक विशाल स्पीयरमैन की स्पिरिट उभरी। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अब की बार गिराए बिना नहीं लौटूंगा। पर विकोर बस खामोश खड़ा रहा, एक इंच भी नहीं हिला। कुछ मिनट बाद, तू होश में है? किसी की आवाज आई। ट्यूडर ने आंखें खोली और सामने खड़ा था एक सफेद बालों वाला लड़का, चेहरे पर स्कार्स, बाजू क्रॉस किए हुए। सांचो। ट्यूडर ने उठते ही सिर पकड़ लिया। फिर से? वो पैनिक में आ गया। सांचो ने शांति से उसे देखा। काल्म डाउन, तुम फिर से उड़ के जमीन पर आ गिरे थे। वाइकर को हिट करते ही तुम उल्टा बाउंस होकर हवा में उड़ गए। सांचो ने मुड़ते हुए अपने इक्विपमेंट पहनने शुरू कर दिए। अब समझ आया कि तू विकोर पे फोकस कर रहा था, उसके अंदर कुछ तो है जो सब छिपा रहे हैं। ट्यूडर अभी भी पीछे बैठा, सांचो की बातों पर स्टन था, पर सांचो अब डिसीजन ले चुका था। अब की बार मैं जाऊंगा। सानो बरारिया, नॉर्दर्न मर्सिनरी गिल्ड एसोसिएशन से आया एक्सचेंज स्टूडेंट, अब मैदान में उतरने वाला था और उसका निशाना था विकर। सांचो ने जमीन से बॉल उठाई। उसके हाथों में वो बॉल कोई खेल का सामान नहीं, एक चुनौती थी। नॉर्थ की जमी हुई धरती पर, जहां डेथ बेड पर पड़े बुजुर्गों की संतानें भी वॉरियर बनती थीं, सांचो वहीं से आया था। और यही वजह थी कि उसकी ताकत उसकी उम्र के खिलाड़ियों के लिए अयोग्य थी, इसीलिए उसने कभी रन फ्लैट में हिस्सा नहीं लिया था। पर आज बात पर्सनल थी। सांचो की तेज नजरें अब सीधे वेकर पर जमी थीं। ट्रिपलेट्स फिर से सामने आ गए, गुस्से में दांत भींचे, आंखों में डिटर्मिनेशन। अब की बार नहीं जाने देंगे। पर सांचो की आंखों में एक चमक थी। वो दौड़ा और सिर्फ एक हाथ से तीनों को धक्का दे दिया। तीनों ट्रिपलेट्स की बॉडीज
फील्ड से उड़ती हुई वाइकर के पीछे जा गिरी। विकर अब भी वहीं खड़ा था। उसने ट्रिपलेट्स की ओर देखा, एक ठंडी नजर डाली और पूछा, मरना है क्या? इतनी ठंडी और तेज नजर की। ट्रिपलेट्स रोने लगे। माफ कर दो, हमसे नहीं होगा। वाइकर का ध्यान ट्रिपलेट्स पर था और सांचो अब पूरी स्पीड से विकर की ओर बढ़ रहा था। हर कदम पर धरती कांप रही थी, फील्ड की मिट्टी उड़ने लगी थी। सांचो की नजरें सिर्फ एक चीज पर थी, विकर। अब देखता हूँ तू कितना सह सकता है। सांचो ने हाथ पीछे लिया और पूरी ताकत से विकर के पेट पर मुक्का मारा। कुछ सेकंड शांति छा गई, पर विकर हिला तक नहीं। सांचो को ऐसा लगा जैसे उसने किसी पहाड़ को मारा हो। उसका हाथ कांपने लगा, पसीना बहने लगा। ये क्या चीज है? विकोर ने उसकी हालत देख ली और मुस्कुराते हुए एक्ट करने लगा। धीरे धीरे कदम ऊपर उठाए और खुद को पीछे फेंक दी। वो कई मीटर पीछे जाकर गिरा। सांचो स्तब्ध रह गया। मैंने उसे गिरा दिया। स्पेक्टेटर्स दंग रह गए। कुछ को लगा वाइकर मरा तो नहीं, पर बाकी क्लास बी के सपोर्टर्स खुश थे। हम जीतने वाले हैं। सांचो की हथेली अब भी कांप रही थी। ये इंसान नहीं था, वो अभी शॉक में ही था कि पीछे से एक ट्रिपलेट चुपचाप आया, बॉल छीना और एनिमी बेस की ओर दौड़ पड़ा। सांचो जैसे ही मुड़ा, गोल होने ही वाला था। नहीं, ये सही नहीं हो रहा, पर बहुत देर हो चुकी थी। गोल हो गया, रेफरी की सीटी बजी, मैच खत्म। क्लास बी ने जीत हासिल कर ली, 1-0। ट्रिपलेट्स उछलने लगे, खिलाड़ी उन्हें हवा में उछाल उछाल कर जश्न मनाने लगे। मैदान में थोड़ी दूर विकोर धीरे से उठा, शांति से अपने कपड़े झाड़ने लगा। उसी वक्त कोई उसके पीछे आया और बोतल से पूरा पानी उसके सिर पर उड़ेल दिया। विकोर चौंक गया। क्या ये था सांचो? कुछ सेकंड बाद उसने मुस्कुरा कर कहा, तेरी वजह से क्लास भी जीता है, अब अकेले खड़ा मत रह। ट्यूटर भी अब पास आया, हाथ कमर पर रखे हुए मुस्कुराते हुए बोला, सांचो सही कह रहा है, जीत का मजा ले। मैंने तो सोचा था तुझे सिखाऊंगा, तुझसे जलता था, पर अब समझ आ गया कितना बेवकूफ था मैं। सॉरी विकोर। विकोर भीगे बालों के साथ खामोशी से उसे देखता रहा। सांचो उसके पास आया, कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुरा कर पूछा, कौन सी एक्सरसाइज करता है बे? बॉडी तो तेरी सॉलिड है, तू तो माना यूज करता होगा ना? विकोर कुछ देर चुप रहा, फिर अपने सिर से इक्विपमेंट उतारा और सच्चाई बयां की, मैं कॉमन हूँ, माना यूज नहीं कर सकता। ये सुनकर ट्यूडर की आंखों में हैरानी उतर आई। क्या? उसने वाइकर की ओर हाथ बढ़ाया। ऐसी ब्लेस्ड बॉडी और अगर प्रॉपर ट्रेनिंग मिली होती तो तू आज एक्सपर्ट होता। इसी बीच 3 लड़कियां और टॉवल्स लिए पास आ गई। तुम लोग चाहो तो पसीना पहुंच सकते हो। ट्यूडर ने पलट कर देखा, ताजुब से बोला, टॉवल भी ले आई ये लोग। सांचो ने वो टॉवल विकोर को दिया। ट्यूडर लड़कियों के साथ दूर जाने लगा, मन ही मन सोचते हुए, मेरे क्लासमेट्स ही सबसे अच्छे हैं। थोड़ी देर बाद सांचो और ट्यूडर आपस में बात करने लगे। द एजुअर स्पीयरमैन फैमिली का हीरो ट्यूडर और मर्सनरी गिल्ड का फ्यूचर स्टार सांचो फॉल के वक्त यही दोनों हीरोज बनेंगे जो ह्यूमैनिटी को बचाएंगे। विकोर दूर खड़ा था, उसने धीरे से चश्मा उतारा और मुस्कुरा दिया। ऐसा अजीब पास्ट भी था हमारा। सांचो और ट्यूडर उसे बिना चश्मे के देखकर चौंक गए। दूसरी ओर बियांका सिंक्लेयर और बाकी लड़कियां भी चेहरा देखकर शर्म से लाल हो गई। विकोर ने टॉवल से अपना पसीना पोंछा, गले में टॉवल डाला और एक तरफ देखने लगा। लड़कियों के मुताबिक वो बहुत हैंडसम था, पर उसे नहीं पता था एकेडमी में उसकी लाइफ अब नॉर्मल नहीं रहने वाली। कुछ घंटे बाद रात हो चुकी थी। शहर की गलियों में अंधेरा छा गया था। एक कोना लाशों से भरा पड़ा था। वहीं एक बूढ़ा आदमी, लॉयड डोरेल, उम्र 52, एक मूर्ति के नीचे कांप रहा था और उसके सामने खड़ा था। नाइट हाउंड। वाइकोर ने तलवार निकाली और धीरे से बोला, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तू ही हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन का लीडर है और ऑर्फनेज का डायरेक्टर भी। तूने डीमंस के साथ मिलकर हाई रैंकिंग फैमिलीज के बच्चों को बेच दिया। उसकी बेल्जेबब सॉर्ड अब इंटेंस डिमोनिक एनर्जी छोड़ रही थी। विकोर की नजरें लॉयड में धंस गईं। तुझे लगा ये सब छुपा रहेगा? लॉयड मूर्ति के सहारे बैठा विकोर की तलवार देखता रहा। उसका ऑरा देखकर उसे समझ आ गया, ये सोर्ड मास्टर है। विकोर ने तलवार की तरफ देखा, ऑरा सॉलिड था पर अभी भी लिक्विड से थोड़ा ऊपर, यानी ग्रेजुएशन से बस एक कदम दूर। विकोर आगे बढ़ा, मेरे साथ में डीमन को पकड़ने में मदद कर, इनाम तुझे मिलेगा। लॉयड कुछ सोच ही रहा था, तभी चांद की रोशनी पर एक परछाई पड़ गई। एक विशाल छाया आसमान से नीचे आ रही थी। वो आधा टावर था। टावर विकोर और लॉयड के ऊपर गिरने वाला था। विकोर ने तुरंत लीप लिया और मौके पर पीछे हट गया। टावर जमीन से टकराया, पूरा इलाका धुएं से भर गया। विकोर ने जैसे ही खुद को रोका, ऊपर देखा, टावर के आधे टुकड़े पर एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा ह्यूमन स्किन से बनी मास्क के पीछे छिपा हुआ था और उसके हाथ में था एक स्टाफ जिसका बेस ह्यूमन फेसेस से बना बकेट था। वो रहस्यमयी व्यक्ति विकर को घूरने लगा। एक अजीब भारी एनर्जी उसके चारों ओर थी। विकर को समझ नहीं आ रहा था ये कोई एलीट कॉर्प्स है या कुछ और। बेल्जेबब सोर्ड अब इंटेंस माना से चमक रही थी। विकर की नजरें सामने खड़े उस डीमन पर जमी थी जिसका दबाव हवा जैसा पूरे इलाके में फैल चुका था। चांद अब आसमान के बीचों बीच आ चुका था और वही मास्क्ड डीमन स्टाफ पकड़े अब शैतानी मुस्कान के साथ विकोर को घूर रहा था। विकोर की आंखों में अब गुस्सा उभर चुका था। उसकी नजरें अब सिर्फ एक चीज चाहती थी, खून। ये दबाव दूर से ही महसूस हो रहा था, मतलब ये डीमन एक एलीट कॉर्प्स है। अचानक डीमन ने जमीन तोड़ते हुए जायंट लीप लिया, दोनों हाथों से मेस को पकड़ा और वाइकोर की ओर बढ़ा। वाइकोर ने तुरंत डिफेंसिव स्टैंस लिया। डीमन ने पूरी ताकत से वार किया, लेकिन वाइकोर ने आखिरी पल में जंप मारकर वो हमला टाल दिया। मेस जमीन से टकराई, सारा इलाका धुएं से ढक गया। डीमन रुका नहीं, मेस को और कसकर पकड़ा। दूसरा हमला और भी ज्यादा ताकतवर था। विकोर पीछे हटा और फिर से डॉज कर गया, पर ये सब डीमन की प्लानिंग थी। अगले ही पल मेस विकोर के चेहरे के सामने रुक गया। विकोर तुरंत समझ गया कुछ गड़बड़ है और तभी डीमन ने मेस को भाले की तरह सीधा विकोर की ओर धकेला। विकोर ने बिना देर किए बॉडी पीछे फेंका और आखिरी सेकंड में बच निकला। अब विकोर लगातार जंप्स मारता हुआ दूरी बनाता गया, फिर जमीन पर आकर रुका और मर्डरस नजरों से डीमन को घूरने लगा। बेल्जेबब सोर्ड अब और भी ज्यादा चमक रही थी। ये डीमन एक एडवांस्ड ग्रेजुएट की तरह लग रहा था और इसका फाइटिंग स्टाइल रिलीजियस क्वेव्स का था। धुआं छंटने लगा था
डीमन ने मेस उठाया और वाइकोर की तरफ देखा, पर अब एक सच्चाई सामने आ रही थी। ये एलीट कॉर्प्स नहीं है। विकोर थोड़ा हैरान हुआ पर शांत रहा। रिलीजियस ऑर्डर में भी सडन घुस चुकी है। ये शायद एलीट कॉर्प्स का एक नौकर है जो उसके लिए ओकेजनल काम करता है। विकोर ने बीएलज़ेबब सोर्ड को डीएक्टिवेट किया। अब वो लिक्विड एनर्जी में बदलने लगी थी। अगर ये लड़ाई में जीत गया तो एलीट कॉर्प्स का पता चल सकता है। बस ये गंदगी हटाने में वक्त लग रहा है। अचानक डीमन फिर से ऊपर से कूदा। विकोर ने गार्ड लिया। अब वो सच में वार्म अप करने वाला था। कई सालों बाद डीमन ने पूरी ताकत से अटैक किया। विकोर ने अपनी टांग से उसे ब्लॉक कर दिया। डीमन खुद हैरान रह गया, ये ब्लॉक कैसे हो गया। उसी कंफ्यूजन का फायदा उठाते हुए विकोर एक पल में उसके सामने आ गया और सीधे उसके सीने पर हमला कर दिया। एक के बाद एक मुक्के, फिर एक जोरदार घूंसा उसके रिब्स में। डीमन का शरीर उड़कर टावर की दीवार से टकराया। टावर की दीवार चकनाचूर, लेकिन डीमन अब भी जिंदा था। उसने खुद को रोका और टावर पर चढ़कर उसी फ्लोर पर आ गया जहां विकोर खड़ा था। विकोर को देखकर डीमन फिर से गुस्से में आ गया। गरजते हुए दोबारा हमला किया, लेकिन उसके पास आने से पहले ही एक झपक में विकोर ने उसकी बांह काट दी। डीमन स्तब्ध रह गया, पर विकोर ने उसे वक्त नहीं दिया सोचने का। एक पल में उसके पीछे पहुंचा और अब एल्बो और नी से 2 और घातक वार के लिए तैयार था। विकोर ने डीमन की बांह पूरी ताकत से मसल दी। उसकी चीखें गूंज उठी और हाथ से मेस छूट गया। अब वो पूरी तरह डिफेंसलेस था। विकोर ने छलांग लगाई, उसके सामने प्रकट हुआ और सीने पर जोरदार घूंसा मारा। उसका शरीर पीछे की ओर उड़ा। पीछे दीवार थी और दीवार में तेज स्टील की रॉड्स। डीमन का शरीर दीवार से टकराया और एक स्टील रॉड सीधे उसके पेट में घुस गई। अब वो तड़प रहा था, रक्त बहता जा रहा था, सांसें टूट रही थी। विकोर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसके सीने पर एक शब्द लिखा था, डेफिबो। विकोर की नजर उस नाम पर पड़ी और वो समझ गया ये उसका नाम है। अब विकोर की नजरों में एक सिनिस्टर चमक थी। वो बोला, कौन है तेरा मास्टर? किसने तुझे इस हाल में पहुंचाया? डीमन कुछ बोलने के बजाय गुस्से में गुर्राने लगा। विकोर को शक हुआ शायद इसकी जुबान भी कंट्रोल की जा रही है। अब वो उसके पास बैठ गया और इंट्रोगेशन शुरू करने का दूसरा तरीका अपनाया। उसने स्टील रॉड को पकड़कर धीरे से खींचा और बोला, सवाल सिर्फ शब्दों से नहीं पूछे जाते। तेरे शरीर के टुकड़े, तेरी नसों का बहता लहू, तेरी हड्डियों की बनावट और तेरे माना की गहराई, सब कुछ बताएंगे। टावर के शैटर्ड हिस्सों में अब लाइट आने लगी थी, पर डीमन अब भी कुछ नहीं बोला। विकोर अब रेडी था इंटेरोगेशन शुरू करने के लिए। कुछ समय बाद टावर के मलबे के नीचे से किसी की आवाज आई, बचा। विकोर ने घूम कर देखा, कौन हो सकता है ये? वो जमीन पर उतरा, मलबा हटाने लगा और फिर वहां से निकला लॉयड, थोड़ा घायल पर जिंदा था। विकोर को याद आया, ये वही है जो खुद को पॉइजन सेलर कहता था। इतनी तबाही के बीच बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। विकोर को सामने देख लॉयड के चेहरे पर डर की परछाई उतर आई। उसके दांत भींच गए, माथे पर पसीना छलक आया। उसे पता था अगर जिंदा रहना है तो सब कुछ बताना होगा। लॉयड ने डरते हुए पूछा, तुम मुझे मारोगे तो नहीं? विकोर का जवाब साफ था, तो कितनी कीमती जानकारी देगा? उसी पर तेरा वजूद टिका है। उसी वक्त पास की एक इमारत की छाया में कोई खड़ा था, और ये कोई डीमन नहीं, इंसान था। चुपचाप, बस निगाहें झुकाए। लॉयड की नजर जैसे ही उस इंसान पर पड़ी, वो बुरी तरह घबरा गया। उसकी रूह कांप गई और उसने चिल्लाकर सब कुछ उगलना शुरू कर दिया। डायरेक्टर के ऑफिस में सेफ के अंदर है सारी इंफॉर्मेशन। पर इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, उस आदमी की आंखों में चमक आई और उसकी पुतली में एक अजीब सिंबल उभर आया। विकोर को उसकी प्रेजेंस महसूस हुई। वो तुरंत अलर्ट हो गया और घूमकर पीछे देखा, और उसी पल लॉयड का शरीर अजीब ढंग से मुड़ने लगा। उसके मुंह से और मुंह निकलने लगे। विकोर चौंक गया, ये क्या हो रहा है? लॉयड के शरीर से अब भारी मात्रा में माना निकल रही थी। विकोर स्टन था। ये इतनी भारी एनर्जी। लॉयड का शरीर फूलता गया और फिर एक जबरदस्त एक्सप्लोजन के साथ फट गया। पूरा इलाका थर्रा उठा। ऑर्फनेज समेत सब कुछ मलबे में बदल गया। इसी समय शहर की घंटियां बजने लगी। एक्सप्लोजन की आवाज सुनकर सिटी गार्ड्स हरकत में आ गए। वो भागते हुए सिटी ब्रिज तक पहुंचे और ऊपर देखा, पूरा आसमान धुएं से ढका था। सेंटेस भी वहां आ गई, चेहरे पर कंफ्यूजन और चिंता। वो बोली, क्या हुआ यहाँ? कोई जिंदा है? गार्ड्स ने जवाब दिया, हम जांच कर रहे हैं, पर जो बचा है वो डरावना है। जैसे ही सेंटेस उस जगह पहुंची जहां एक्सप्लोजन हुआ था, उसके कदम ठिठक गए। पूरा इलाका बर्बादी से पट चुका था। ऑर्फनेज के नाम पर अब सिर्फ राख और पत्थर बचे थे। वो धीरे धीरे मलबे के बीच चलने लगी और उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि ये बस कोई सामान्य विस्फोट था। नहीं, ये किसी राक्षसी शक्ति का असर था। हर पत्थर पर, हर टूटी दीवार पर लड़ाई के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वो जगह जहां कभी मासूम बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब सिर्फ राख, धुआं और खामोशी थी। सेंट आगे बढ़ी और तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। एक चीज पर अटक गई, एक नकाब। वो वाइकोर का मास्क था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो एक पल के लिए चारों ओर देखने लगी और फिर जल्दी से झुककर मास्क को अपने कपड़ों से ढक लिया। उसे किसी की नजर इस पर नहीं पड़ने देनी थी। तभी पीछे से एक गार्ड ने पूछा, आर यू ओके सेंटेस? आपका चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा है। सेंटेस ने थोड़ा घबरा कर मुस्कुराने की कोशिश की, आई एम फाइन, बस थोड़ा एनीमिक फील हो रहा है, थकान है शायद। फिर उसने ये भी कह दिया, यहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं दिख रही, इसलिए ज्यादा जोर मत डालो, बस इलाके को सिक्योर करो। गार्ड्स उसकी बात मानकर दूर चले गए और जैसे ही वो अकेली हुई, उसने धीरे से अपनी स्कर्ट को हटाया और मास्क को नजदीक से देखा। उसके हाथ कांपने लगे, चेहरे पर पसीने की धार, सांसें तेज हो गई। वो पूरी तरह नर्वस हो गई थी क्योंकि वो नहीं जानती थी कि ये नकाब किसका था। क्या ये उसी का था, द नाइट ब्लड हाउंड? अगले दिन सुबह एकेडमी में क्लासेस का टाइम हो चुका था। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह पर आ चुके थे, लेकिन आज माहौल थोड़ा अलग था। प्रोफेसर विनी मॉग का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसके सामने रखी एक टेबल पर पड़ा था एक विशाल बिच्छू का शव जिसका नाम था वेनोपियन। वो अपने हाथ बांध कर खड़ा था और गुस्से में पूछा, ये रिपोर्ट किसने लिखी है? विकोर, जो एक हाथ में नोटबुक पकड़े हुए था, धीरे धीरे स्टेज पर चढ़ा और शांत आवाज में बोला, मैंने। उसकी रिपोर्ट में लिखा था कि वेनोपियन नाम के इस बिच्छू के पास एक दूसरा स्टिंगर भी होता है जो आज तक किसी ने नहीं देखा। क्लास में सब हक्के बक्के रह गए थे। प्रोफेसर वाइनी को यह बात हजम नहीं हुई। उसने विकोर को धमकी दी, अगर ये रिपोर्ट झूठी निकली
तो आई स्कोर के सारे स्टूडेंट्स के 10 पॉइंट्स काट दिए जाएंगे। वहीं पीछे विकोर जो हाथ में रेड नोटबुक पकड़े था, उसके माथे पर पसीना आ गया। उसे लगने लगा शायद ये बात बताकर उसने बड़ी गलती कर दी। वाइनी मॉर्ग ने स्कैल्पेल उठाया और स्कॉर्पियन के शव के पास जाकर उसका निरीक्षण शुरू किया। और वो कोई मामूली कट नहीं करना चाहता था। उसने पूरी ताकत से स्कैल्पेल को बिच्छू के पेट में घोंप दिया और तभी स्कॉर्पियन के बेली से एक तेज, चमकदार और झर से भरी हुई स्टिंगर बाहर निकली, सीधी प्रोफेसर के चेहरे की ओर। स्टिंगर अब प्रोफेसर के चेहरे के बेहद करीब थी। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। प्रोफेसर ने डर के मारे स्कैल्पेल गिरा दिया और पीछे हटते हुए जमीन पर गिर पड़ा। क्लास के सारे स्टूडेंट्स सन। उसने डर के मारे अपने दांत भींच लिए और वहीं लेटे लेटे कांपने लगा। लेकिन तभी विकोर सामने आया और उसने अपने हाथ में पकड़ी रेड नोटबुक से उस स्टिंगर को रोक दिया। फिर उसने शांत लहजे में पूछा, प्रोफेसर क्या अब मेरा रिपोर्ट सच साबित हुआ? विनी मॉर्ग अब स्तब्ध था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक स्टूडेंट कैसे ऐसा रहस्य जान सकता है जो आज तक कोई नहीं जान पाया? ये वही स्टिंगर था जिसकी वजह से कई अनएक्सप्लेन्ड मौतें हो रही थी और अब मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी थी। प्रोफेसर ने गहरी सांस ली और पूरे आई स्कोर को 1 पॉइंट देने की घोषणा की। पर वाइकोर से कहा, क्लास के बाद लैब में आना, मुझे तुमसे कुछ और जानना है। विकोर ने कहा, अंडरस्टूड सर। क्लासरूम अब भी शॉक में था। सबकी नजरें अब वाइकोर पर थी। ये वही लड़का है जो खेल में अच्छा है, पर ये तो पढ़ाई में भी जीनियस निकला। विकोर धीरे से अपनी जगह पहुंचा, चेयर को हाथ से पीछे किया, बैठ गया और बस जमीन की ओर देखने लगा। पिगी जो पास बैठा था, उसकी आंखों में खुशी झलक रही थी। वो मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसका दोस्त आज छा गया था। सनलाइट खिड़की से अंदर आ रही थी और विकोर अपनी मोटी ग्लासेस के पीछे से बस खामोशी से सब कुछ देख रहा था। विकोर अब भी चुपचाप बैठा क्लास की हलचलें देख रहा था और उसकी आंखों के पीछे कल की वो भयानक एक्सप्लोजन फिर से जिंदा हो चुकी थी। वो एक्सप्लोजन इतनी खतरनाक थी कि पूरा ऑर्फनेज राख बन चुका था। हर तरफ सिर्फ तबाही। और उसी ब्लास्ट में विकोर ने अपना एक हाथ, चेहरा और शरीर के कई मसल्स तक खो दिए थे। लेकिन ये विकोर था, उसके लिए दर्द कोई मायने नहीं रखता। उसने धीरे धीरे रिजेनरेशन शुरू की। हड्डियां जुड़ने लगी, मांसपेशियां फिर से बनने लगी और चेहरा वापस अपने पुराने रूप में लौटने लगा। शरीर पूरी तरह ठीक होते ही उसने दोनों हाथ आगे कर लिए, जैसे किसी अगले अटैक का इंतजार कर रहा। उस पल विकर सदमे में था। ये एक्सप्लोजन इतनी जबरदस्त कैसे हो सकती? और फिबो पर ब्लास्ट से ठीक पहले वो हरामी कहीं गायब हो गया था। विकोर के हाथ सिर्फ एक चीज लगी थी, डायरेक्टर के सेफ से निकली अकाउंटिंग बुक। उसी बुक में कुछ ऐसा लिखा था जिससे उसे पता चला ऑर्फनेज में कई ऐसे बच्चों को रेज किया गया था जिन्हें बाद में डीमंस के लिए फूड की तरह इस्तेमाल किया गया। उस ऑर्फनेज का किसी से कोई सीधा कनेक्शन नहीं था और यह भी मुमकिन था कि इंपीरियल पैलेस में 10 एलीट कॉर्प्सेस छुपा कर रखे गए। मूनलाइट की रात में किसी और जगह एक आदमी एकेडमी की यूनिफॉर्म पहने किसी घर की छत पर खड़ा था। यही वो इंसान था जिसने ऑर्फनेज के डायरेक्टर की बॉडी उड़ाई थी। वो मंद मंद मुस्कुराया। उसे लगा कि उसने नाइट हाउंड को पूरी तरह खत्म कर दिया है। क्लासरूम में वापस विकर की आंखों में अब भूख उतर आई थी। वो क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स को बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व करने लगा। उसे लग रहा था यहाँ कहीं एक एलीट कॉर्प्स छुपा हुआ है। एकेडमी में एक न्यूज़पेपर था जिसकी पूरे इंपीरियल कैपिटल में धाक थी। हर दिन का एडिशन हॉट केक्स की तरह बिकता था। हर स्टूडेंट वो पेपर जरूर पढ़ता था। उसी न्यूज़पेपर को चलाने वाला क्लब था रुकान जर्नलिज्म क्लब। और आज वहीं क्लब रूम में खड़ी थी डोलोरेस लनकोवारिस, एक 3rd ईयर स्टूडेंट और रुकान की प्रेसिडेंट। उसने जमीन की ओर देखा, फिर अपने हाथ हवा में उठाए और जोश में सबका वेलकम किया। वेलकम टू रुकान। क्लासरूम अब जर्नलिज्म क्लब में बदल चुका था। डोलोरेस ने कमर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, जो यहाँ आए हैं वो कमजोर नहीं, जिद्दी हैं। और फिर शुरू हुई इंट्रोडक्शन। ट्यूडर डॉन किहोते एकेडमी का टॉप स्टूडेंट मुट्ठी बांध कर बोला, मैं हर चीज में एलीट बनूंगा, पढ़ाई में भी, क्लब में भी। सांचो बारिया गंभीर चेहरा लेकर बोला, लोग मुझे सिर्फ ताकतवर इडियट ना समझे, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सिंक्लेयर हाथ हवा में उठाकर मुस्कुराई और बोली, मुझे लगा यहाँ की इन्फॉर्मेशन सुपर सुपीरियर होगी। बियांका आशा काफी काल्म एंड प्रैक्टिकल। मैंने यही क्लब चुना क्योंकि इसका फ्यूचर विजन सबसे तेज है। अब बारी थी पिगी की। वो इतना नर्वस था कि उसका चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। पसीने में भीगते हुए बोला, मुझे शुरू से ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पसंद था, यही मेरी ट्रू कॉलिंग है। अब सबकी नजर गई वाइकर की तरफ। वाइकर पूरी तरह काल्म था। उसने कहा, मैंने सुना था स्कूल के नियमों के हिसाब से एक क्लब ज्वाइन करना जरूरी है, इसलिए आया हूँ। लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। उसकी असली मंशा थी सीक्रेट्स निकालना, क्योंकि रुकन सिर्फ एक क्लब नहीं था, यह एकेडमी का सबसे ताकतवर सोर्स था इन्फॉर्मेशन का। और वो जानता था यहीं से उसे सब पता चलेगा। लेकिन एक परेशानी थी, द सेंटेस भी इसी क्लब में मौजूद थी। पर वीकर के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था। डोलोरेस जो अब भी कमर पर हाथ रखे खड़ी थी, वाइकर के पास आई और सीधा बोली, ऐसे अनएंथुसियास्टिक एटीट्यूड से तुम रिपोर्टर नहीं बन सकते। उसके पास खड़ी एक लड़की जिसका हाथ उसकी ठुड्डी पर था, विकोर को देखकर थोड़ी हैरान हो गई। उसने धीरे से एक न्यूज़पेपर निकाला, सेंटेस को साइड में धक्का दिया और विकोर के सामने आकर खड़ी हो गई। और फिर एक रहस्यमयी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। सामने खड़ी लड़की की आंखों में डिसबिलीफ था। इतना फेमस इंसान हमारे क्लब में। वहीं दूसरी ओर सेंटेस के चेहरे पर शॉक था। इसी बीच विकोर की एक तस्वीर जिसमें वो मैच के बाद पसीना पोंछ रहा था इतनी वायरल हो गई कि वो न्यूज़पेपर में छप गया, फेशियल जीनियस के नाम से। ट्यूडर ने जैसे ही वो न्यूज़पेपर देखा, हंसते हुए उंगली से उस तस्वीर की तरफ इशारा किया, फिर वाइकोर की ओर मुंह घुमा लिया, आंखें बंद की और जोर जोर से हंसने लगा। वाइकोर बस चुपचाप बैठा रहा, एक शब्द नहीं कहा। डोलोरेस ने थोड़ा हैरान होकर पूछा,
पूछा, ये आर्टिकल कब आया? लड़की जो अब तक विकोर को घूर रही थी, उसका नाम था एना, रुकान की 3rd ईयर वाइस प्रिंसिपल। वो खिलखिलाकर हंसी और बोली, मुझे किसी ने रिपोर्ट दी थी, एकेडमी में एक न्यू हैंडसम स्टूडेंट आया है। अगर उसे पब्लिश नहीं करती तो खुद को रिपोर्टर नहीं कहती। डोलोरेस ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड लग रही थी। एना ने एक हाथ कमर पर रखा, दूसरा हाथ हवा में फैलाया। सभी नए स्टूडेंट्स एक लाइन में खड़े हो गए। क्योंकि बाकी 2nd और 3rd ईयर स्टूडेंट्स फील्ड में रिपोर्ट्स करने गए थे, तो अन्ना ने क्लब की आज की एक्टिविटीज इन्हीं स्टूडेंट्स के साथ शुरू की। एक रिपोर्ट सबके सामने रखी गई। एक अजनबी ने ऑर्फनेज को पूरी तरह तबाह कर दिया। सभी स्टूडेंट्स टेबल पर बैठ गए और रिपोर्ट्स पढ़ने लगे। पिगी ने पूछा, ये वही एक्सप्लोजन है जो कल हुई थी? डोलोरेस ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, उसी दिन मैं एकेडमी से बाहर थी, कुछ रिपोर्ट्स कर रही थी। एना ने शांत स्वर में कहा, हम मानते हैं कि यह वही कल्प्रिट है जिसने इंपीरियल कैपिटल में रीसेंट मर्डर किया था। और फिर सभी रिपोर्ट्स में सबसे डरावनी बात सामने आई। ऑर्फनेज में ढेरों बच्चों की लाशें मिली थी। पिगी के हाथों में रिपोर्ट थी। वो कांपने लगा, चेहरे पर पसीना, आंखों में डर। उसने धीरे से विकोर की तरफ देखा और होठों के पास हाथ रखकर फुसफुसाया, क्या ये भी किसी मॉन्स्टर का काम है? विकोर रिपोर्ट देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, वो लड़का और लड़की की लाशें डीमन का काम लगती है। आना ने दोनों हाथ आपस में बांधे और कोहनी टेबल पर टिकाकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, चलो अब सब मिलकर इस आर्टिकल की हेडलाइन तय करें। डोलोरेस रिपोर्ट पढ़ते हुए उदास हो गई। सभी स्टूडेंट्स ने पेन्स उठाए और टाइटल्स लिखने लगे। बियांका ने रिपोर्ट दोनों हाथों में ली, पर उसे ऐसा कुछ नहीं मिला जो उसे हेडलाइन बनाने लायक लगे। ट्यूडर ने ठुड्डी पर हाथ रखा और पूछा, अब तक विलन का नाम क्यों नहीं मिला? ऐसे क्रूड लोगों को निकनेम्स मिलते हैं, जैसे बुचर ऑफ ह्यूमंस या ब्लू बियर्ड। अना को ट्यूडर की बात जमी। ट्यूडर उत्साहित हो गया, मास्टर डार्क ऑफ द सोर्ड। पर एना ने फौरन कहा, ये सबसे घटिया नाम है। ट्यूडर का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बॉम्बर वो ब्रिंग्स मिसफॉर्च्यून, एना टू लॉन्ग, ऑर्फनेज किलर, मिस्टर टेररिस्ट। एना अब हंसने लगी। इसी बीच डोलोरेस चुपचाप कुछ लिखती रही। कुछ देर बाद उसने मुंह खोला। नाइट हाउंड। सन्नाटा छा गया। उसके जहन में एक चेहरा घूम रहा था, विकोर की वो मास्क जो उसने डिजास्टर साइट से उठाई थी। वो मास्क यकीनन नाइट हाउंड का था, लेकिन वो जानती थी नाइट हाउंड कभी अपने प्रेस्टीज या वेल्थ का घमंड नहीं करता। वो उस इंसान को जानती थी जो रेड डेथ के पीड़ितों की मदद करता था, जो अपने आसपास के गरीबों से मोहब्बत करता था। तो वो वहाँ क्यों था? उसकी आंखों में उदासी थी। सेंटेस के आंसू चुराना अगर वो कर रहा था तो शायद कोई बड़ी वजह रही होगी, पर तबाही की उस जगह पर वो क्यों था? ये सवाल डॉलर को अंदर से तोड़ रहा था। डॉलरेस की आंखें अब जमीन की ओर थीं। उसके अंदर एक सवाल गूंज रहा था, क्या वो सच में बच्चों और ऑर्फनेज के डायरेक्टर का कातिल था? उसने उसे अपनी आंखों से देखा था। वो आदमी ऐसा नहीं लग रहा था। अगर अपराधी नाइट ब्लड हाउंड है तो कुछ और चल रहा है, कुछ बहुत बड़ा। वो अपने ख्यालों में डूबी थी। तभी किसी ने पूछ लिया, क्या नाइट ब्लड हाउंड अच्छा इंसान है? उस सवाल ने डोलोरेस को झटका दिया। वो ट्रांस से बाहर आई, चेहरे पर सरप्राइज। बाकी सब स्टूडेंट्स अब उसकी ओर देखने लगे। सिंक्लेयर ने हाथ उठाया, मुस्कुराते हुए कहा, हमारे विलन का नाम नाइट ब्लड हाउंड होना चाहिए। डोलोरेस का चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। रियलिटी ये थी कि उसने खुद ही वो नाम फुसफुसाया था। एना ने डोलोरेस से पूछा, तो फिर ये हेडलाइन कैसी लगेगी? इंपीरियल कैपिटल में दहशत फैलाने वाला विलेन नाइट ब्लड हाउंड। डॉलर ने सिर झटका। रुकन की हेडलाइन सिर्फ सच पर आधारित होनी चाहिए। अब तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि वही कल्प्रिट है। ट्यूडर जो वाइकर के बगल में बैठा था उसकी ओर झुका और शांत आवाज में पूछा, तुम्हें क्या लगता है विकोर, क्या नाइट ब्लड हाउंड एक विलन है? विकोर टेबल पर दोनों हाथ रखे बैठा था। उसने सिर उठाया और पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? ट्यूडर मुस्कुराकर बोला, मतलब तुम क्या सोचते हो? क्या वो बुरा इंसान है? विकोर कुछ देर तक ट्यूडर को देखता रहा, फिर नजरें नीचे की और थोड़ी देर खामोशी के बाद बोला, मुझे नहीं पता। और फिर किसी ने नहीं सोचा था कि नाइट ब्लड हाउंड जैसा नाम सेंटेस के मुंह से सुनने को मिलेगा। ट्यूडर हंसते हुए उसके करीब आया, एक हाथ उसकी गर्दन पर रखा, दूसरा कंधे पर, आंखें बंद कर ली और खिलखिलाया, मैं बस तुम्हारी राय जानना चाहता था। विकोर थोड़ा इरिटेट हुआ, पर फिर उसने सिर झुकाया और चुपचाप सोचने लगा। काफी देर बाद उसने मुंह खोला, सच कहूं तो वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। तो शायद हाँ, वो विलन ही है। ट्यूडर ने सिर हिलाया, सेम थॉट। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज से टेबल कांप उठे। ट्यूडर और विकोर दोनों चौंक गए। ये डोलोरेस थी। उसकी आंखें विकोर पर जमी हुई थी। गुस्से से बोली, तुम सच में सोचते हो कि नाइट ब्लड हाउंड अच्छा इंसान नहीं है? तुम दोनों को इतनी सर्टेनिटी कैसे है? ट्यूडर ने घबराकर विकोर के कंधे से हाथ हटा लिया और पसीना पसीना हो गया। विकोर की आंखें थोड़ी फैल गई। डोलोरेस की आवाज में जो इमोशन था वो उसे चौंका गया। उसने ऐसा रिएक्शन पहले कभी नहीं देखा था। कुछ मिनट बीत चुके थे और पूरे रूम में बस एक भारी खामोशी थी। हर कोई चुप था और उस खामोशी में एक अजीब सी टेंशन भरती जा रही थी। डोलोरेस ने एक बार फिर विकोर और ट्यूडर से वही सवाल दोहराया, तुम्हें सच में लगता है कि नाइट हाउंड एक अच्छा इंसान नहीं है? सांचो जिसने अपने हाथ सीने पर क्रॉस कर रखे थे और ट्यूडर जो बड़े आराम से अपनी गर्दन के पीछे हाथ टिकाए बैठा था, दोनों थोड़े चौंके। पसीना उनकी कनपटी से टपकने लगा। किसी को समझ नहीं आया कि यह सवाल वो दोबारा क्यों पूछ रही है। विकोर वही शांत बैठा रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। एक ठंडी सी चुप्पी। विकी जो उसके पास बैठा था घबरा गया। ये अच्छा नहीं हो रहा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। डोलोरेस का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया और उसने विकोर की ओर देखते हुए पूछा, इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि नाइट हाउंड बुरा है? जवाब दो विकोर। विकोर के चेहरे पर एक पसीने की बूंद धीरे धीरे बहकर गाल तक आ गई, मगर उसकी जुबान अब भी बंद थी। ट्यूडर ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक अफसोस था। उसे एहसास हो गया था कि उसने कोई गलती कर दी। कई सेकंड गुजर गए और फिर डोलोरेस अचानक उठी। उसने दोनों हाथ टेबल पर रख दी और आवाज में गुस्सा था, तुम कुछ बोल नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। सिर्फ दूसरों की बातों के दम पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हम एक पत्रकार हैं, हमारा काम है
है सच्चाई बताना, न कि किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद करना। ट्यूडर ने बीच में बात काटी। उसके चेहरे पर शांत भाव थे। लेकिन इंपीरियल गार्ड्स ने भी तो गवाही दी है। नाइट हाउंड ने ही ऑर्फनेज उड़ाया था और डायरेक्टर को मारा। डोलोरेस की नजर अब सीधी ट्यूडर पर थी। उसकी आंखों में सख्ती थी। वो सिर्फ एक स्पेक्युलेटिव स्टेटमेंट था। उनके पास कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है। वो ऑर्फनेज का एक हिस्सा याद कर रही थी, जहां मेटल स्टेयर्स से नीचे जाने पर एक तहखाना था। वहां दीवारों पर खून से सने हाथों के निशान थे और वहां कुछ पुराने शव मिले थे, छोटे बच्चों के, लड़के और लड़की। सिंक्लेयर और एना दोनों ने उसे हैरानी से देखा। उनकी आंखों में डिसबिलीफ था। कहीं कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। डोलोरेस की नजरें अब भी टिकी थी। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी, आत्मविश्वास। उसी ऑर्फनेज को उसका परिवार चलाता था, लेकिन फिर भी वो न्यूट्रल बनी रही। किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतने काल्म और अनबायस्ड तरीके से ये केस हैंडल करेगी। वो एन्ना की तरफ मुड़ी और बोली, ये आर्टिकल एक एक शब्द सोच समझ कर लिखा जाएगा, पूरी तरह ऑब्जेक्टिविटी के साथ। एन्ना थोड़ा घबरा गई। उसने एक हाथ साइड में फैलाया और धीमी आवाज में कहा, अगर ऐसा है तो फिर हमें आर्टिकल में और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं, डोलोरेस ने तुरंत जवाब दिया, अभी देर नहीं हुई। जब ये साफ हो जाएगा कि नाइट हाउंड ने ऐसा क्यों किया, तभी हम एक क्रिटिकल आर्टिकल पब्लिश करेंगे। वो जमीन की ओर देखने लगी। उसकी आंखें कुछ सोच रही थी, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। अगर नाइट हाउंड वाकई बुरा है तो हम उसकी बकिया उधेड़ देंगे। विकॉर, जो अब तक चुपचाप बैठा था, जरा झुका, फिर अपना सिर उठाया और उसकी नजरें सीधी डोलोरेस पर जा टिकी। उसी पल क्लब का दरवाजा खुला। एक स्टूडेंट अंदर आया और डोलोरेस की ओर देखकर बोला, प्रोफेसर वेंसी, क्लब एडवाइजर तुम्हें बुला रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम आर्टिकल दोबारा लिखें, ये साफ कहने के लिए कि नाइट हाउंड ही विलेन है। डोलोरेस ने अपना हाथ चेहरे पर रख लिया, आंखें बंद कर ली। ये प्रोफेसर हमेशा ट्रबल ही खड़ा करता है। उसने गहरी सांस ली और फिर दरवाजा बंद करके बाहर निकल गई। ट्यूडर, जो अब भी उस दरवाजे को देख रहा था, धीरे से बोला, क्लब प्रेसिडेंट बहुत डिटरमिन्ड लगती है। विकॉर ने जमीन की ओर देखा और फिर बोला, वो पहले भी ऐसी ही थी। ट्यूडर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब एक हल्की सी उलझन थी। कुछ पल बीते और वाइकर की आंखें बंद थी। उसके मन में बीते जीवन की एक छवि तैरने लगी। डोलोरेस, वही चेहरा, वही निगाहें, लेकिन एक और रूप में, एक वॉरियर सेंटेस के तौर पर, जो होली नाइट्स की अगुवाई कर रही थी। युद्ध का मैदान था, चारों तरफ चीख पुकार। खून से भीगे जमीन पर डोलोरेस ने एक हाथ से स्पेल तैयार किया और दूसरे हाथ को आगे बढ़ाकर चिल्लाई, सब आगे बढ़ो, फ्रंट लाइन मत टूटने देना। ज्यादातर रिलीजियस महिलाएं अब भ्रष्ट हो चुकी थी, लेकिन डोलोरेस, जब दो थके हुए नाइट्स को बैठे देखा, उसने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली। तुम लोग क्या अपने आराम में एक और जान तक नहीं बचा सकते? और फिर एक और फ्लैशबैक। एक मॉन्स्टर प्रकट हुआ। डोलोरेस बिना डरे सीधे उसकी तरफ दौड़ी थी, जान की परवाह किए बगैर। विकॉर की बंद आंखों में हल्की मुस्कान उभरी। उस वक्त को याद करके एक गहरी इनर पीस उसके चेहरे पर आ गई। अगर कोई सच्चाई जानना चाहता है तो शायद मैं पूरी तरह विलन नहीं हूँ, उसने मन ही मन सोचा। दूसरी तरफ डोलोरेस और प्रोफेसर वेंसी के बीच हीटेड डिस्कशन चल रही थी। वेंसी चाहता था कि आर्टिकल दोबारा लिखा जाए और साफ साफ लिखा जाए कि नाइट हाउंड खलनायक है। डोलोरेस ने आंखें बंद की और अपना माथा हाथों में थाम लिया। ये आदमी हमेशा से ट्रबल मेकर रहा है और तय किया कि उसे फेस करना ही होगा। अगली सुबह एकेडमी का लाउड स्पीकर गूंजा, 6 बजे सब स्टूडेंट्स उठ जाएं। पिगी, जो पूरी रात पत्थर की तरह सोया था, आखिरकार आंखें खोलता है। बहुत ही उनींदा सा चेहरा। विकोर, जो पहले ही उठ चुका था, एक्सरसाइज कर रहा था। गुड मॉर्निंग, उसने कहा। पिगी ने आंखें मसलते हुए जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। एकेडमी में सबको सुबह 6 बजे तक उठना पड़ता था। एक्सरसाइज एरिया में सभी स्टूडेंट्स एक जगह इकट्ठा हुए। इंस्ट्रक्टर की लीड में वार्म अप शुरू हुआ। दौड़, स्ट्रेचिंग और फिर हल्की फुल्की रन के बाद सब अपनी अपनी राह चले। पिगी तो थक चुका था, वाइकर के साथ चल रहा था। आंखें बंद करके लंबी सांस ली। कसम से ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता अगर मैं सुबह सोने देता खुद को, फूरी ने समझाया। बॉडी को मूव करने से ही माइंड एक्टिव होता है। पिगी ने मुंह बनाकर जवाब दिया, तू मत समझा यार। पीछे सैंचो और ट्यूडर चल रहे थे। ट्यूडर ने वाइकर को देखते हुए टीजिंग अंदाज में पूछा, ब्रो एम्पैथी जरा बढ़ाओ, लड़की कैसे फंसेगी वरना। पिगी ने तुरंत प्रोटेस्ट किया, हे मैं एम्पैथिक हूँ। ट्यूडर ने जेब में हाथ डाला। विकोर की ओर मुड़ते हुए बोला, इस वीकेंड फ्री है कोई, चलो शहर चलते हैं, फन करते हैं। पिगी को सुनकर खुशी हुई। वहाँ एक किताब है जो मुझे लेनी है, सांचो बोला। सिटी में एक रेस्टोरेंट है, बहुत दिन से ट्राई करना है। वाइकर चुपचाप चल रहा था। ट्यूडर ने फिर पूछा, तू भी फ्री है ना वीकेंड में? विकोर ट्रांस से बाहर आया और शांत आवाज में बोला, वीकेंड में मुझे वॉलंटियर करनी है। सांचो थोड़ा हैरान हुआ, वॉलंटियर हर वीकेंड? पिगी ने अपनी गर्दन से हिलाई और सोचा, वाइकर के पास हर चीज का डिडक्शन होता है। ट्यूडर हंसने लगा। फिर से वो प्रोफेसर वेंसीमॉर उसे टीज कर रहा था। विकोर कुछ भी ना करते हुए भी हमेशा उसके निशाने पर होता। विकोर ने चुपचाप मुड़कर पीठ कर ली और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। ट्यूडर ने उसे जाते हुए देखा और कुछ सेकंड बाद बोला, वॉलंटियरिंग सुनने में मजेदार लगता है। पिगी ने सोचा, हमारा दोस्त अकेले क्यों जाए? सांचो ने भी अग्री किया, जितने ज्यादा लोग उतना मजा। ट्यूडर ने ठुड्डी पकड़कर सोचा, शायद इसके लायक है। सैंचो थोड़ा हैरान हुआ, वॉलंटियर करता है हर वीकेंड? विकोर धीरे धीरे उनसे दूर जा रहा था। पिगी भी उसे फॉलो करने लगा। विकोर के आसपास रहने से पिगी को अजीब सा खिंचाव महसूस होता था, जैसे कोई बड़ा भाई हो। सांचो ने सॉफ्टली कहा, ये बहुत चुप रहता है, लेकिन इसकी प्रेजेंस में कुछ बात है। मर्सिनरी लाइफ में सांचो ने कई ऐसे लोग देखे थे जो बिना बोले ही लीड करते थे। विकोर उन्हीं में से एक था। पिगी, जो विकोर के ठीक पीछे चल रहा था, अनजाने में मुस्कुराने लगा। विकोर अमेजिंग है, उसकी प्रेजेंस में एक अजीब सी शांति महसूस होती है। ट्यूडर और सांचो दोनों अब विकोर और पिगी के साथ चलने लगे। तभी एक लड़का
लड़का दो लड़कियों के साथ उनके पास से गुजरा। विकी का ध्यान गया ट्यूडर, जो फिजिकली बहुत इंपोजिंग था। डॉन कोटे के नाम से जानी जाने वाली फैमिली से सांचो, नॉर्थ गिल्ड से आए एक ट्रांसफर मर्सिनरी, और अब ये दोनों पावरफुल लोग विकर के साथ चल रहे थे। विकी ने सोचा, विकर सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो काइंड भी है। मुझे वेलकम पार्टी में बचाया था, पढ़ाई और ट्रेनिंग में भी परफेक्ट है। वो थोड़ा आगे बढ़ा, विकर के करीब आया और अनजाने में फिर से मुस्कुरा दिया। जब मैं इसके पास होता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन तभी विकर ने अचानक गर्दन घुमाई और उसकी आंखों में एक तीखी डरावनी रेज चमक उठी। विकी के रोंगटे खड़े हो गए, उसकी आंखें वाइडेंड, सांस थम सी गई। उसी वक्त जो लड़का दो लड़कियों के साथ था, उसके चारों तरफ एक ग्रीन सिनिस्टर ऑरा फैलने लगी, जो धीरे धीरे पूरे हॉलवे में फैल रही थी। विकर ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और फिर चुपचाप दूर चलने लगा। विकी ने कुछ महसूस किया। विकर की नजरें अब उस लड़के पर गड़ी थी। विकर ने धीमी आवाज में पूछा, तू इस लड़के को जानता है? विकी थोड़ा चौंका। वो हाँ, वो इस एकेडमी का सबसे हैंडसम लड़का है। उसका नाम है बेन कुदाक, सॉफ्टमोर ईयर का है। विकर की आंखों में अचानक एक मर्डरस ग्लिंट चमक उठी। उसने अपने दांत भींच लिए। यही वही मोरा है जो 10 एलीट कॉर्प्सेस में थी। उसने मन ही मन सोचा, किसे पता था ये मॉन्स्टर्स इतनी आसानी से सोसाइटी में घुल मिल गए हैं। बेन कॉर्नर की तरफ मुड़ा और विकर के ग्रुप ने भी उसकी तरफ देखा। विकर सोच में था, अटैक करूं अभी, लेकिन कैजुअलिटीज ज्यादा होंगी, फ्यूचर हीरोज को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सांचो, पिगी और ट्यूडर उसकी तरफ देखने लगे। हे विकर, सब ठीक है? विकर की नजरें अभी भी बेन पर टिकी थी। उसने एक्ट करते हुए कहा, मैं ठीक नहीं हूँ, थोड़ा रेस्ट लेना है। वो बेन के पीछे चलने लगा, इंटेल गैदर करने के इरादे से। उसी पल उसने अपनी दूसरी स्लॉट स्किल एक्टिवेट की, साइलेंट हील मसासु एपल्स रैंक। विकर ने अपने चश्मे उतारे, चेहरा काम था लेकिन अंदर डिटर्मिनेशन आग की तरह धधक रहा था। उसी वक्त डोलोरेस सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसने विकर को देखा और उसकी आंखें वाइड हो गई। ओह माय गॉड, इतना हैंडसम कौन है? वो चिल्लाई और उसका बैलेंस बिगड़ गया। डोलोरेस नीचे गिर गई। विकर तुरंत आगे बढ़ा, उसने चश्मे उतारे और उसकी मदद करने के लिए झुका। ट्यूडर और बाकी सब दौड़े। आर यू ओके? ट्यूडर ने विकर के कंधे पर हाथ रखा। तुरंत माफी मांगो, उसने सख्ती से कहा। विकर ने सिर झुकाया। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको चोट लगी। उसके चेहरे पर सिंसियर रिग्रेट था। सांचो ने डोलोरेस को उठाया। उसने हंसते हुए कहा, इट्स ओके, मेरी गलती भी थी, तुम इतने मस्कुलर हो, मुझे लगा किसी दीवार से टकरा गई। विकर ने फिर से अपने ग्लासेस पहने और नजरें फेर ली। डोलोरेस ने उसे ऑब्जर्व किया। इसकी प्रेजेंस मैंने महसूस तक नहीं की। ये है कौन? उसके मन में हलचल शुरू हो गई। विकर ने नीचे देखा, हॉलवे में लोग बहुत थे। अब अटैक करना ठीक नहीं था, प्लान डिले करना पड़ेगा। विकर चुपचाप सीढ़ियों की तरफ देख रहा था। उसका चेहरा काम था लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी चमक रही थी। उधर बेन दोनों लड़कियों को अपनी बाहों में लिए एक सुनसान और अंधेरे रास्ते की तरफ ले जा रहा था। लड़कियां उसकी मुस्कुराहट से काफी इंप्रेस लग रही थी, पर वो नहीं जानती थी कि उनके साथ क्या होने वाला है। अचानक बेन रुक गया। उसने एक ठंडी सांस ली और बोला, मुझे कुछ बुरा बताना है। लड़कियां थोड़ी कंफ्यूज्ड हुई लेकिन ध्यान से सुनने लगी। बेन ने धीरे से कहा, हाल ही में एक लड़का आया है जो मुझे बार बार परेशान कर रहा है। उसकी वजह से मैं ढंग से खाना भी नहीं खा पा रहा। उसकी बात सुनकर वो लड़कियां चौंक गईं। सिर पर बैंगनी बालों वाली लड़की बोली, वो कौन है? मैं उसे माफ नहीं करने वाली। बेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानने ही वाला था कि वो कौन है, लेकिन मुझसे गलती से स्कूल यूनिफॉर्म पहना गया, मुझे भागना पड़ा, वरना मैं देख चुका होता कि वो एकेडमी का स्टूडेंट था। नीले बालों वाली लड़की ने तुरंत कहा, डोंट वरी, अगर वो लड़का एकेडमी आया तो हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम दोनों का दिल तुम्हारे चेहरे जितना ही खूबसूरत है। लेकिन अचानक उसने दोनों लड़कियों के चेहरे पर हाथ रख दिया। उनके चेहरों पर शॉक और डर फ्रीज हो गया। बेन की आंखों के सामने एक और तस्वीर उभरने लगी। उसे याद आया, एक मास्क्ड लड़का पेंडेमिक मास्क पहने हुए जो उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। वो जानता था विकर एक हाई रैंक ग्रेजुएट की तरह ताकतवर था। उसे बिल्कुल यकीन था कि विकर उस एक्सप्लोजन में मरा नहीं था। धीरे धीरे लड़कियों के चेहरे बदलने लगे, उनकी आंखों में हॉरर था। बेन को समझ में आने लगा, नाइट हाउंड उन जगहों पर हमला कर रहा था जहां वो कभी खाने गया था। मतलब उस लड़के को डीमन की मौजूदगी महसूस हो रही थी और अब उसने उसके ही पीछे कदम बढ़ा दिए थे। बेन की मुस्कुराहट गहरी होती गई, उसकी हरी आंखें चमकने लगी और फिर उसने दोनों लड़कियों को खा लिया। उसके चेहरे पर एक लड़की का डरा हुआ चेहरा उभर आया। वो मदद के लिए चीख रही थी, उसकी आंखें कांप रही थी। बेन की आंखों में एक चमक दौड़ गई। उसने एक नाम धीरे से बुदबुदाया, एंड्रोमालियस। वो समझ चुका था नाइट हाउंड का एंड्रोमालियस की मौत से कोई कनेक्शन है और तभी उसने अपना असली नाम रिवील किया, दंटालियन, द 9th कॉर्प्स फ्रॉम द डीमंस 10 एलीट कॉर्प्सेस। अगली सुबह विकर जर्नलिज्म क्लब लौट चुका था। बाकी लोग भी साथ थे पर उसका चेहरा देखकर कोई भी समझ सकता था उसका मन इस वक्त यहाँ नहीं था। उसकी आंखें कहीं और देख रही थी, किसी और की तलाश में। दंटालियन, वो मॉन्स्टर जो अब बेन नाम से एक छात्र का रूप ले चुका था। क्लब में एक अजीब सी बेचैनी थी। पूरे एकेडमी में होने वाली खतरनाक घटनाओं की खबरें यहाँ तक पहुंच चुकी थी। सब आपस में बातें कर रहे थे। विकर बस चुपचाप बैठा था। उसकी उंगलियां रिपोर्ट के किनारे पर थीं और दिमाग पूरी तरह छाया में डूबा हुआ। उसकी बगल में ट्यूडर और बियांका बैठे थे। उनकी हथेलियां टेबल पर रखी ढेर सारी रिपोर्ट्स के ऊपर थी। दोनों गंभीरता से पढ़ रहे थे। इसी बीच ऐना सामने आई। उसने टेबल पर हाथ रखे और कहा, मैंने एकेडमी के अंदर और बाहर की सभी घटनाएं कंपाइल कर ली। अब जब क्लब में लोग कम हैं तो नए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को इन एक्टिविटीज में हाथ बटाना होगा। ट्यूडर को रिपोर्ट्स की क्वांटिटी देखकर थोड़ी हैरानी हुई। बियांका और विकर फिर भी
शांत रहे। डोलोरेस भी वहीं थी। वो एक रिपोर्ट को इतने ध्यान से पढ़ रही थी कि बाहर की आवाजें जैसे बंद हो गई। एना ने सबकी तरफ देखा और सीधा आदेश दे दिया, हर कोई एक रिपोर्ट उठाए, उसे इन्वेस्टिगेट करे और उस पर एक आर्टिकल बनाकर लाए। पिगी ने कांपते हुए एक रिपोर्ट उठाई और उसकी आंखों में डर भर गया। ये उसका पहला आर्टिकल होने वाला था। बियांका ने 2 रिपोर्ट्स उठाई। पढ़ते हुए उसका एक्सप्रेशन काम था, लेकिन वो समझ चुकी थी कुछ बहुत अजीब हो रहा है। इंसिडेंट्स का जिक्र शुरू हुआ। एक रिपोर्ट में कहा गया, टेररिस्ट ने घोषणा की है कि वो वेनर रिवर को झड़ देगा। कैपिटल रॉक की इंपीरियल फोर्सेस इन्वेस्टिगेशन में जुटी थी। दूसरी रिपोर्ट, एक हैंडसम थिएटर एक्टर का अचानक डिसअपीयरेंस, माना जा रहा था कि किसी फैनेटिक ने उसे किडनैप कर लिया। तीसरी घटना, एक रिच फैमिली का मुखिया गायब, कोई ट्रेस नहीं मिला। चौथी रिपोर्ट का नाम था डोंट आस्क क्वेश्चंस ऑन द स्ट्रीट। एक आदमी ने कई लोगों पर हमला किया था, लेकिन वो चीखता रहा, मेरा चेहरा बदल दिया गया है, मैंने कुछ नहीं किया। और फिर विंजर में अचानक डिसअपीयरेंसेस की लहर। लोग विस्पर कर रहे थे, क्या ये नाइट हाउंड का काम है? विकर ने ध्यान से हर रिपोर्ट पढ़ा, लेकिन तभी एक रिपोर्ट पर उसकी निगाहें ठहर गईं। टाइटल था, केस ऑफ डिसअपीयरेंस विद इन द एकेडमी। 3 स्टूडेंट्स एक साथ गायब हो गए थे। लोगों ने कहा शायद ये तीनों साथ भाग गए हों, किसी लव स्टोरी की वजह से। पर जैसे ही वाइकोर ने रिपोर्ट उठाई, उसके दांत कस गए, आंखें गुस्से से लाल हो उठी। रिपोर्ट पर एक तस्वीर थी, बेन की, सेम बास्टर्ड, डेंटालियन, द 9th कॉर्प्स। विकोर जानता था वो डीमन कॉर्प्स का हिस्सा है और वो अब एकेडमी के अंदर था। रात हो चुकी थी, पूरा शहर चांद की रोशनी में डूबा हुआ था। एक मिडिल क्लास कॉलोनी के एक छोटे से घर में एक हस्बैंड और वाइफ आराम से सो रहे थे, लेकिन तभी पति की आंखें खुली। वो छत की तरफ देखने लगा, बिना किसी एक्सप्रेशन के, बस एक अजीब सी खाली निगाह। कुछ सेकंड्स बाद वो चुपचाप रजाई हटाकर बैठ गया। अपर फ्लोर पर एक वुडन खिड़की थी, बाहर स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। वो आदमी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा और ऊपर जाकर सोफे पर बैठ गया। धीरे धीरे उसने जमीन की तरफ देखा और फिर एकाएक उसकी पुतलियां हरे रंग की हो गई, बिल्कुल एक डीमन की तरह। और फिर उसके सामने अचानक कई मास्क्ड डीमंस प्रकट हो गए। एक का नाम था एफिबो, एक डीमन टाई पहने हुए था, एक के हाथ में जायंट कैंचियां थी और एक डीमन लाल बालों वाली औरत थी जो पूरे एरोगेंस से खड़ी थी। वो आदमी जो अब डीमन की तरह लग रहा था, धीरे से बोला, क्या तुमने उस प्लेग मास्क वाले के बारे में कुछ पता लगाया है? एफिबो, वो शख्स जो अब तक चुपचाप खड़ा था, असल में डेंटालियन का सबऑर्डिनेट है, 9th कॉर्प्स का सबसे वफादार शिकार करने वाला। वो धीरे से कुछ बुदबुदाने लगा, डिमोनिक टंग में हर लफ्ज जैसे हवा को चीर रहा। उसके बगल में खड़ी थी एक औरत, नाम था जेरोंटो। वो भी डेंटालियन की ही फॉलोवर थी। जेरोंटो कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखें गहराई में डूबी रही, जैसे वो हर शब्द को निगल रही हो। फिर सामने खड़ा वो डेमन जिसके हाथ में जायंट स्काइजर्स थी, उसने बोलना शुरू किया। उसका नाम था हेवे। और आखिर में टाई पहने हुए वो आदमी फेडो। इन सब के बीच में वो आदमी जो चेयर पर बैठा था धीरे से अपनी ठुड्डी के नीचे हाथ ले गया और गहराई से सोचने लगा। वो कोई और नहीं, खुद डेंटालियन था, 9th कॉर्प्स, प्लेग मास्क। उसने फुसफुसाते हुए कहा, वो शख्स बहुत सतर्क है, जब से हमला किया दोबारा दिखाई नहीं। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसकी उंगलियां, चारों उंगलियां अचानक इंसानी चेहरों में बदल गई। वो चेहरे जिनके साथ उसने अपनी भूख मिटाई थी, उन्हें देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। अब इससे बचा नहीं जा सकता, उसने ठंडे स्वर में कहा। और अगले ही पल उसने अपनी चारों उंगलियां अपने सबऑर्डिनेट्स की तरफ तानी। 4 घातक शॉट्स निकले जो सीधे जाकर डीमंस के चेहरों से टकराए। उन चेहरों में बदलते हुए उनकी शक्ल इंसानों जैसी हो गई। अब ये डीमंस पूरी तरह इंसान जैसे लग रहे थे। अब वो बिना शक के शहर में घूम सकते थे, मास्क पहनने की भी जरूरत नहीं थी। डेंटालियन ने आदेश दिया, जाओ उन इलाकों में जहां रोशनी ज्यादा है और ढूंढो उस प्लेग मास्क वाले को। उसी वक्त दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उसकी बीवी थी, आधी नींद में, चेहरे पर हैरानी, आंखें बड़ी, हाथ मुंह पर। इतनी सुबह उठे हुए हो, ये लोग कौन है? वो धीरे से बोली, उसकी आवाज कांप रही थी। डेंटालियन ने बस उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं बोला। वो बस उसे देखता रहा जैसे उसकी जिंदगी का आखिरी पल हो। कुछ सेकंड्स बाद उसने आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। और तभी फेडो पीछे से उसकी बीवी के पास आया, अपने हथियार का ब्लेड उसकी गर्दन पर रखा और एकदम ठंडी बेरहम आंखों से उसे घूरने लगा। डेंटालियन ने शांत स्वर में कहा, चेहरा मत छूना। वो औरत कुछ समझ ही नहीं पाई, उसकी आंखें अब डर से भर चुकी थी। और फिर फेडो ने धीरे से उसका गला रेत दिया। लहू चारों तरफ बिखर गया, सर जमीन पर गिरा, आंखें अब भी खुली थी, आंसुओं से भरी हुई। प्लान टूट चुका था। एंड्रोमेलियस की मौत और प्लेग मास्क की एंट्री ने सब कुछ बदल दिया था। डेंटालियन ने अपना चेहरा पकड़ा और उसे बाकी चेहरों के साथ मर्ज कर दिया। वो गुस्से से कांप रहा था, उसकी हेयर स्टाइल बदल गई, अब वो एक अलग शक्ल में बदल चुका था। एफिबो, चलो हमें उससे मिलना है। एफिबो ने उसे देखा, नया चेहरा, एक हैंडसम इंसान जैसा। एफिबो हैरान रह गया, ये इंसान अब किसी होली प्रीचर जैसा लग रहा था। कुछ घंटे बाद वो प्रीस्ट के कपड़ों में तैयार होकर एक चर्च पहुंचा। छत पर एक कैंडल लैंप जल रहा था। डेंटालियन ने अपनी आंखें बंद की और चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान ला दी। तभी एक औरत अंदर आई, सेंटेस डोलोरेस। उसने डेंटालियन की तरफ देखा। सर क्विल्टी, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? डेंटालियन ने पेट पर हाथ रखा और उसी मुस्कान के साथ कहा, इतनी सुंदर सेंटेस को सामने देखकर मुस्कान रोकना मुश्किल है। सेंटेस ने आंखों में गहराई के साथ उसे घूरा। मैं मजाक सुनने नहीं आई, मर्डर और डिसअपीयरेंसेस बढ़ गए हैं, मैं उन्हें कवर करने में लगी हूँ। डेंटालियन ने झूठा कंसर्न दिखाते हुए कहा, एकेडमी क्लब की एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई हैं, बाहर की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। उसके चेहरे पर वही जानी पहचानी नरमी से भरी मुस्कान लौट आई थी, पर उस मुस्कान के पीछे एक शैतान हंस रहा था, क्योंकि इन सारे डिसअपीयरेंसेस और मर्डर्स का असली गुनहगार खुद वो था। सेंटेस स्टुअर्ट्स यानी डोलोरेस उसकी तरफ शक भरी नजरों से देखती रही, पर कुछ बोली नहीं। क्विल्टी लन इंडुला फैमिली का मुखिया, जो खुद क्वोवेट्स की कोलैटरल ब्लड लाइन से आता था, इस वक्त ऑर्फनेजेस, मॉनेस्ट्रीज और हॉस्पिटल्स में वॉलंटियरिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहे थे, बिल्कुल एक आदर्श नागरिक की तरह। लेकिन सच्चाई, ये लोग रिच सिनर्स को
बचाने वाला एग्जेम्पशन सिस्टम सपोर्ट कर रहे थे। डोलोरेस जानती थी ये आदमी दोहरा चेहरा लिए हुए है। डेंटेलियन धीरे से उसके पास आया, मुस्कान ली, लेकिन चालाकी आंखों में छुपाए हुए। क्या जरूरत थी मुझसे बात करने की सेंट एस? डोलोरेस ने उसकी तरफ देखा गहरी गंभीर निगाहों से और फिर अपना हाथ एक तरफ फैलाकर बोली, मैं एग्जेम्पशन सिस्टम को बंद करने की दरख्वास्त लेकर आई हूँ, क्योंकि ये गलत है किसी को सिर्फ इसलिए सभी पापों से बरी करना क्योंकि वो अमीर है। ये न्याय नहीं है। डंटलियन की आंखें चौड़ी हो गईं, पर उसके चेहरे पर अब भी एक शांत भाव था। इसमें क्या गलत है? उसने धीमे से कहा। चर्च की ये नीति तो सदियों से है। बहुत बड़ा दान देना क्या सजा से कम है? डोलोरेस ने उसकी बात नहीं मानी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और मजबूती से कहा, पाप वो चीज है जो इंसान को खुद ईश्वर के सामने कबूल करनी पड़ती है। माफी तभी मिलती है जब इंसान सही सजा भुगत चुका। एग्जेम्पशन सिस्टम जिन लोगों को बचा रहा है उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। ये सुनते ही डंटलियन एक पल के लिए चुप रह गया। उसका चेहरा जैसे किसी ने तमाचा मार दिया। कुछ सेकंड्स तक बस सन्नाटा। फिर उसने अपना मुंह बंद किया, अपने पेट पर हाथ रखा, पीछे मुड़ा और बोला, मैं तो सिर्फ चर्च की शिक्षाओं का पालन कर रहा हूँ। अगर तुम्हें शिकायत है तो अपने पापा से बात करो, कार्डिनल से। और वैसे भी आज एकेडमी के स्टूडेंट्स वॉलंटियरिंग के लिए आने वाले हैं। कोवेट्स के जूनियर्स के सामने ऐसा झगड़ा शोभा नहीं देता। डोलोरेस ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पीछे मुड़ी, शांत निगाहों से देखा और बोली, ठीक है, फिर अगली बार मिलते हैं जब इस बारे में और खुलकर बात की जा सके। जैसे ही वो चर्च से बाहर निकली, डांटालियन ने अपना चेहरा हाथ से ढका और उसकी आंखें एक बार फिर डीमन में बदल गई। उसकी नजरों में एक अजीब सी प्यास थी। वो उस लड़की को घूर रहा था। ये बेहद खूबसूरत है, उसने अंदर ही अंदर सोचा। उसके चेहरे पर नसें उभर आई, वो दांत पीसने लगा, खून बहने लगा। उसका मन कर रहा था उसकी शक्ल को अभी के अभी कलेक्ट कर ले, पर अभी नहीं, अभी वक्त नहीं आया था। उसने अपनी बाहें खुद के चारों ओर लपेटी और कांपने लगा। उस पल की तड़प जब केओस इस दुनिया में पूरी तरह उतर आएगा। उसकी पीठ के पीछे एक डिमोनिक आई प्रकट हुआ। हमें दरवाजा खोलना ही होगा। जितनी जल्दी केओस उतरे उतना बेहतर। कुछ घंटों बाद जूतों की आवाज गूंजी। विकर, हमारा लड़का, ऑर्फनेज के सामने खड़ा था। वही ऑर्फनेज जिसे सिंडी वेंडी ने डांटेलियन की किताबें पढ़कर ट्रेस किया था। वो जानता था ये जगह 10 एलीट कॉर्प्स से जुड़ी हो सकती है। ऑर्फनेज की दीवारों पर कोवेट्स का झंडा लहरा रहा था, और अगर डीमंस आयन ब्लड फैमिली और होली डिवाइन फैमिली में घुसे तो बाकी फैमिलीज भी सुरक्षित नहीं। एक्सप्लोजन नाइट के बाद ब्लड हाउंड की नजरों में वाइकोर आ गया था। अब वो वॉलंटियरिंग की आड़ में ऑर्फनेज और स्टूडेंट्स को धीरे धीरे ऑब्जर्व करना चाहता था। लेकिन तभी ट्यूडर, सांचो और पिगी आ पहुंचे, हंसते हुए मस्ती के मूड में। सांचो ने विकोर को गौर से देखा। पिगी और ट्यूडर दोनों ने ऑर्फनेज की तरफ देखा और थोड़े हैरान रह गए। ये वही ऑर्फनेज है जहां हम वॉलंटियर करने आए हैं? ट्यूडर ने विकोर की गर्दन पर हाथ रखा और हंसते हुए बोला, तेरे जैसे दोस्त की किस्मत देख, हम तेरे साथ आ गए। विकोर ने लंबी सांस ली, धीरे से बोला, मैंने तुमसे साथ आने को नहीं कहा था। वो चुप हो गया। उसकी आंखों में फिक्र थी, क्योंकि डोलोरेस की फैमिली इस ऑर्फनेज को चलाती थी और डांटेलियन इसका प्रीस्ट था। एकेडमी की 10 दिनों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। इन्हें कहा जाता था गोल्डन वेकेशन। ये छुट्टियां ईस्टर और लॉन चर्च की स्कूल एनिवर्सरी के कारण दी गई थी। ऊपर से वीकेंड भी आ गया था, तो हर स्टूडेंट अपनी अपनी दुनिया में खो गया। किसी ने इंपीरियल कैपिटल जाने का प्लान बनाया तो कोई अपने घर लौट गया। हर चेहरा खुशियों से भरा था, पर हर स्टूडेंट इस वेकेशन का लुत्फ नहीं उठा रहा था। इसी बीच विकर और उसके साथी ऑर्फनेज के अंदर दाखिल हो चुके थे। ट्यूडर ने मुस्कुराते हुए पीछे से कहा, तुझे हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। छुट्टी लेने से मना करके हम भी लौट आए। विकर ने हल्का सिर झुकाया, शायद मन ही मन थैंक्स कहा। ट्यूडर, जो सबसे पीछे चल रहा था, उसने चीयरफुली एक्सप्लेन किया, हमें भी अपनी वॉलंटियर आवर्स पूरी करनी है, इसलिए आ गए। सांचो हाथ सिर के पीछे टकाए, ट्यूडर की तरफ मुड़ा और मुस्कुरा दिया। अब अगर ये काम खत्म हो जाए तो कोई बुरा नहीं होगा। पिगी, जो विकर के साथ चल रहा था, 4 उंगलियां दिखाकर हंसते हुए बोला, मेरे लिए तो सब ठीक है, मुझे वॉलंटियरिंग पसंद है। विकर चुपचाप सबसे आगे चलता रहा, नीचे देखता हुआ। ऑर्फनेज वाकई भव्य था। छत से लटकते थे महंगे शैंडलियर्स, दीवारों पर कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियां, बाहर की रोशनी अंदर बहकर आती थी और हर कोना सुनहरी चमक से भर जाता था। ट्यूडर ने चारों ओर देखा और हैरानी से पूछा, ये इंडुला ऑर्फनेज है? ये तो बाकियों से कहीं बड़ा है। पिगी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये राजधानी का सबसे बड़ा ऑर्फनेज है और इसका हेडमास्टर वही आदमी है जिसने ऑर्फन फाउंडेशन शुरू की थी। वो एकेडमी में एक्सटर्नल टीचर भी है। सांचो ने भौहें चढ़ाई। वो हेडमास्टर है कौन? पिगी ने बगल की दीवार की ओर इशारा किया, जहां एक पेंटिंग टंगी थी, उसमें था क्विल्टीलान इंडुला मुस्कुराता हुआ। पर जो कोई नहीं जानता था वो ये कि ऑर्फनेज का असली हेडमास्टर था डंटेलियन। ट्यूडर और पिगी उस पेंटिंग के पास पहुंचे। पिगी ने समझाना शुरू किया, ये इंडुला फैमिली का मुखिया है, जो कोवेट्स की माँ की साइड से जुड़ा हुआ है, काफी पॉपुलर है और लॉन चर्च में भी इसका काफी इन्फ्लुएंस है। धीरे धीरे वो लोग क्विल्टी और डोलोरेस के बीच के कॉन्फ्लिक्ट की बात करने लगे। रिलीजियस व्यू पॉइंट्स को लेकर दोनों में मतभेद थे। ट्यूडर ने बिना कोई भाव दिखाए कहा, मुझे इन पारिवारिक लड़ाइयों से कोई लेना देना नहीं। पिगी, जो बगल में खड़ा था, बस पेंटिंग को देखता रहा, हल्की सी मुस्कान के साथ। वाइकर पीछे खड़ा रहा, चुपचाप, पर उसकी आंखें संदेह से भर गई थी। ये वही आदमी है? उसके मन में सवाल उठे। धीरे धीरे सूरज की रोशनी पेंटिंग पर पड़ी और क्विल्टी का चेहरा चमक उठा। विकोर ने मन बना लिया, जल्द ही इस आदमी से मिलकर इसका असली चेहरा जानूंगा। कुछ घंटों बाद विकोर और बाकी वॉलंटियर स्टूडेंट्स मेन हॉल में पहुंचे। एक नन और एक मंक सामने आए। साथ में थे ऑर्फन किड्स, सफेद कपड़ों में, मासूम आंखों वाले। नन ने अपने हाथ पेट पर टिकाए और मुस्कुराते हुए कहा, हम चाहते हैं कि आप अगले 10 दिनों तक इन बच्चों के टीचर बने। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। अगर आपने इन बच्चों का ध्यान दिल से रखा तो ये आपकी दया को कभी नहीं भूलेंगे।
भूलेंगे। कृपया इनका ध्यान एक माँ बाप की तरह रखें। ट्यूडर, सांचो और पिगी थोड़े कंफ्यूज हो गए, इधर उधर देखने लगे। उनके पास ही खड़ी थी बियांका और सिंक्लेयर। ट्यूडर ने घूरते हुए पूछा, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? बियांका ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। उसने गुस्से से दांत भींचते हुए कहा, हम लोग भी वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं और असल में ये सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए। ट्यूडर ने हाथ फैला दी, आंखें बंद की और एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, एक हीरो को अच्छा काम करने के लिए रीजन की जरूरत नहीं होती है ना। बियांका की आंखों में फिर से चिंगारियां जल उठी। फिर से हीरो वाली बातें शुरू कर दी। वो चिढ़ गई, पर फिर उसने हंसते हुए कटाक्ष किया, एक्सपेक्टेड था, डॉन किहोते से और क्या उम्मीद की जा सकती है। उसी वक्त सिंक्लेयर पास आ गए। ऐसा यूं अचानक मिल जाना शायद ये किस्मत है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। पिगी और विकोर दोनों की निगाहें अब उसी पर टिकी थी। सिंक्लेयर ने अपनी उंगलियां एक दूसरे से सटा ली और हल्के ब्लश के साथ विकर की तरफ देखा। कुछ पल को वो अपने आप में खो गई, फिर अचानक पैनिक में आकर आंखें बंद कर ली, हाथ बढ़ाया और बोली, हाय विकोर, बात करने का ज्यादा मौका नहीं मिला, पर मुझे उम्मीद है हम अगले 10 दिनों में अच्छे दोस्त बनेंगे। पिगी जो पास खड़ा था हक्का बक्का रह गया, उसे कुछ समझ ही नहीं आया। वाइकर ने भी थोड़ा चौंक कर उसकी ओर देखा, थोड़ा कॉशियस हुआ, पर हाथ मिलाया और जवाब दिया, मुझे भी यही उम्मीद है। जैसे ही हाथ छूटा, सिंक्लेयर मुड़ी और पीछे जाकर खुशी में उछलने लगी। ओएमजी, उसने मुझसे हाथ मिलाया। उसके गाल अब लाल टमाटर जैसे लग रहे थे। पिगी ने हाथ मुंह पर रखा, गंभीर स्वर में बोला, एक बात बतानी है तुझे। विकोर ने सिर घुमाया, थोड़ा क्यूरियस हो गया। क्या बात? पिगी ने धीमे स्वर में कहा, मैंने देखा था सिंक्लेयर खुद वॉलंटियर वर्क असाइन करने वाले से बात कर रही थी। उसने पूछा था कि विकोर कहाँ काम करेगा और फिर उसी जगह अपना नाम लिखवाया था। अब तू ही सोच इसका मतलब क्या है। विकोर की आंखें एकदम शांत हो गई। वो कुछ सोचने लगा। उसके दिमाग में एक बात साफ हो गई, जिसे वो किस्मत कह रही थी। वो सब प्लान किया हुआ था। वो तुरंत सतर्क हो गया। उसी पल विकोर ने अपना चेहरा साइडवेज घुमाया। कुछ उसकी नजर में आ गया था। वो जिस हॉल में खड़े थे वहां कई मंक्स और नन्स मौजूद थे। एक मंक सीढ़ियों पर चढ़ता नजर आया। विकोर ने ध्यान से देखा, हेडमास्टर यहाँ नहीं था। अब बच्चों को अपने अपने टीचर्स चुनने का समय आ चुका था। छोटे छोटे कदमों से कुछ बच्चे नर्वस तो कुछ एक्साइटेड होकर भागे ट्यूडर और बाकी वॉलंटियर्स की ओर। ट्यूडर ने एक लड़की और एक लड़का दोनों को उठाया। बच्चे उसकी गोद में खिलखिलाने लगे। वो मुस्कुराया, कितने सोशल हैं ये छोटे छोटे लोग। सांचो के पास भी 2 बच्चे आ गए। वो दोनों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर घुमा रहा था। बियांका, जिसकी नेचर थोड़ी टकराव वाली थी, बच्चों को देखकर शांत हो गई। एक ग्रे हेयर्ड बच्चे के सिर पर हाथ फेरती हुई उसने सोचा, कितना प्यारा है ये। सिंक्लेयर ने भी 2 बच्चों को चुना। वो जमीन पर बैठ गई, एक स्टोरी बुक खोल ली और मुस्कुराते हुए कहानी सुनाने लगी। बच्चों की आंखों में चमक आ गई थी। वहीं दूसरी ओर विकर अपनी पैनी निगाहों से कुछ बच्चों की ओर देखने लगा। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। बच्चे उसकी इंटेंस गेज से डर गए। उनकी आंखें भर आईं और बिना सोचे समझे पिगी की ओर भाग गए। पिगी ने एक बच्चे का सिर सहलाया, फिर आंखें बंद करते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। विकोर, जरा मुस्कुरा तो ले भाई। विकोर थोड़ी कंफ्यूजन में था। उसका चेहरा सोच में डूब गया। उसे याद आई वो छोटी सी प्यारी पोमेरान जो उसकी हर बात सुनती थी। अब बच्चों से बात करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। उसी वक्त एक ब्लॉन्ड लड़की उसके पास से दौड़ती हुई निकली। उसकी मौजूदगी से वाइकोर की नजर उसी पर टिक गई। वो लड़की दरवाजे के पास गई और धीरे से उसे खोल दिया। वाइकोर ने मुड़कर उसे देखा, कुछ समझ नहीं आया। वो लड़की बाहर निकली और एक बड़े से पिलर से टिक गई। धूप की किरणें खंभों के बीच से छनकर उस पर पड़ रही थी। वो बस नीचे जमीन की ओर देखती रही, बिल्कुल चुप। उसकी आंखों में उदासी का समुंदर था, क्योंकि उसे कोई ऐसा टीचर नहीं मिला था जिसे देखकर उसका दिल कहता, हाँ ये है मेरा टीचर। पिलर के किनारे उदास खड़ी वो लड़की अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी विकोर वहां आ पहुंचा। चुपचाप हाथ सीने पर बांधे और अपनी पीठ पिलर से टिका दी। धीरे से बोला, ज्यादा भीड़ वाली जगहों में रहना मुझे थोड़ा भारी लगता है। उसकी आवाज सुनते ही लड़की जैसे सन्न रह गई। एक पल को तो सांस लेना भी भूल गई थी। ये यहाँ कैसे पहुंच गया? विकोर अब शांत निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा। अगर मैं जरा भी केयरलेस हो जाऊं तो लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा सोचने लगते हैं। फिर हल्के से पूछा, तुम यहाँ क्यों चली आई? लड़की की आंखों में चिंता तैर उठी। वो कुछ सेकंड तक उसे बस देखती रही, फिर अचानक निगाहें फेर ली, चेहरा घुमा लिया, आंखें बंद कर ली। उसने वाइकर से बात करने से साफ इनकार कर दिया। वाइकर, जो अब भी उसी अंदाज में खड़ा था, समझ गया उसकी कोशिश नाकाम रही। वो एक पल को रुका, फिर याद आया वो पुराना वक्त जब उसके ट्राइब के एक दोस्त ने उससे कहा था, अगर तुम ऐसे पूछोगे तो बच्चा कभी जवाब नहीं देगा। फिर उसने अपनी उंगली से गाल खींचकर एक मुस्कान बनाई और शांत स्वर में समझाया, मुस्कुरा कर पूछो तब बात बनेगी। लड़की के गले में एक गोल्डन पेंडेंट था जिस पर उसका नाम लिखा था, पैरी। विकोर अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, जमीन पर बैठ गया, हाथ टिकाया और उसकी आंखों में देखा, फिर हल्की आवाज में पुकारा, पैरी। लड़की ने झट से आंखें खोली, चौंक गई। उसे मेरा नाम कैसे पता? कुछ सेकंड बीते लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। विकोर ने फिर मुस्कुराते हुए थोड़ा हल्का फुल्का अंदाज अपनाया, तुम्हारा नाम पैरी है ना? विकर की मुस्कान, उसका शांत चेहरा और वो धीमा स्वर। पैरी की आंखें आश्चर्य से भर गई। उसे पहली बार लगा शायद इस इंसान पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन बिना कुछ कहे वो अचानक मुड़ी और दौड़ गई। विकर वहीं बैठा रह गया, थोड़ा हैरान, थोड़ा उलझा हुआ। उसने खुद से पूछा, क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ जब मुस्कुराता हूँ? उसी वक्त एक सफेद पोशाक में कोई उसके पास आया, धीमी चाल, नरम मुस्कान। मुझे नहीं लगता वो लड़की इसलिए भागी क्योंकि वो तुमसे नफरत करती है। विकर ने सिर उठाया और देखा सैंटेस डोलोरेस। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी पर चेहरे पर जेन्युइन क्यूरियोसिटी। मैंने सब देखा, उसने कहा। पता नहीं लोग तुम्हें ग्रोटेस्क क्यों कहते हैं, पर अब मैं जानती हूँ तुम तो बड़े दयालु हो। विकर अब खड़ा हो गया, चेहरा काम पर थोड़ा गंभीर। प्रेसिडेंट डोलोरेस, आप यहाँ क्या कर रही हैं? डोलोरेस उसके पास आई, अपने दोनों हाथ पेट पर रखे, एकदम सिंसियर लुक में बोली, पैरी का दिल पहले ही टूट चुका है और इसी वजह से उसने खुद को बंद कर लिया है। अब उसकी आवाज भी चली गई है, अफेशिया हो गया उसे। विकर ने थोड़ा पीछे हटकर पूछा, उसके साथ ऐसा क्या हुआ? डोलोरेस की आंखें झुक गई, चेहरे पर सैडनेस उतर आया। मैं पूरी सच्चाई नहीं जानती, और वो इसी ऑर्फनेज में पैदा हुई थी। पिछले 13 सालों में कितने ही वॉलंटियर्स आए और फिर चले गए। उनके सामने एक लंबा अंधेरा हॉलवे था। शुरू में सभी बहुत प्यार से आते थे पर फिर अचानक डिसअपीयर हो जाते थे बिजी स्केड्यूल्स की वजह से। पैरी शायद थक चुकी है, हर बार किसी
को अपना मानना और फिर अकेले रह जाना। विकोर अब भी पैरी की तरफ देख रहा था, चेहरे पर उदासी और समझ दोनों थे। वो बिल्कुल चुप हो गया। तभी उस अंधेरे हॉलवे में किसी के बूट्स की आवाज गूंजने लगी। विकोर की आंखें चौकन्नी हो गई। एक अजीब सा डर अंदर तक दौड़ गया। पसीने की बूंदें उसके चेहरे पर चमकने लगी, पर डोलोरेस अब भी शांत थी। सीने पर हाथ रखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, पैरी ने तुम्हारी तरफ पॉजिटिव रिएक्शन दिया है, मुझे लगता है वो तुम्हारे साथ ठीक रहेगी, तो क्या तुम उसका ख्याल रख सकते हो विकोर? उसी पल विकोर ने तेजी से हाथ बढ़ाया और डोलोरेस का मुंह ढक दिया। कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं। डोलोरेस की आंखों में घबराहट थी। ये क्या कर रहा है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो घबरा गई, सांसें तेज हो गई और फिर हॉलवे से दो लोगों के कदमों की आवाज आने लगी। एक आदमी हरे रंग का सूट पहने हुए दूसरे की तरफ देखकर बोला, इतना बिजी हो गया हूँ कि अब तो मिलना भी रेयर हो गया है। लेकिन दूसरा आदमी चुपचाप चलता रहा, आंखें बंद, हाथ पीछे बंधे। वो था डंटालियन, या फिर वो नाम जिससे सब डरते थे, हेडमास्टर क्विल्टी। उसके पीछे एक इंसान खड़ा था, एफिबो। अब वो पूरी तरह इंसानी चेहरा अपना चुका था, लेकिन उसकी नजरें अब भी वैसी ही ठंडी और खौफनाक थी। हरे सूट वाला आदमी बात करता गया, उसी वजह से मुझे भी एग्जामिशन खरीदनी पड़ी। क्विल्टी ने धीरे से आंखें खोली, उसे देखा और शांत स्वर में पूछा, कितने टाइम के लिए चाहिए? विकोर ने डोलोरेस का मुंह अब भी ढका हुआ था, दूसरे हाथ से उसका हाथ थाम रखा था और खुद को पिलर के पीछे ढकेल लिया। एकदम सांस रोके खड़ा था। एफिबो उनके ठीक सामने से गुजर गया, पर आंखें जैसे सब कुछ देख रही थी। आगे चल रहे दोनों आदमी अब आपस में बातें करने लगे। हरे सूट वाला आदमी बोला, 1 अरब की गोल्ड एग्जामिशन चाहिए। क्विल्टी ने धीमे से पूछा, किसे मारा है? उसका जवाब आया, एक बारबेरियन स्लेव भाग गया था, पकड़ने गया था, रास्ते में डिसिप्लिन कर रहा था, मर गया। क्विल्टी थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया, सिर्फ एक गुलाम को मारने के लिए 1 अरब? आदमी मुस्कुराया, रास्ते में गुस्सा इतना बढ़ गया था कि मैंने पूरे स्लैश एंड बर्न फार्मर्स के विलेज को ही जला डाला। विकोर ने अब सिर थोड़ा मोड़ा, धीरे से डोलोरेस के कान में फुसफुसाया, प्लीज चुप रहो। डोलोरेस की आंखें अब हैरानी से फटी पड़ी थी। ये सब क्या हो रहा है? तभी विकोर की नाक में एक अजीब तीखी गंध आई। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया और वो चमकने लगी। ये गंध वो क्विल्टी के शरीर से आ रही थी, ठीक वैसी ही जैसी एलीट कॉर्प्सेस से आती थी। क्विल्टी अब बोला, आधा अरब ठीक है। आदमी ने हाथ आगे बढ़ाया, बाकी आधा भगवान को टिप दे रहा हूँ, जिन्होंने मेरे पाप माफ कर दी। क्विल्टी हंस पड़ा, सैक्रिलेजियस, परफेक्ट है। भगवान को ऑफरिंग्स दोगे तो हर गुनाह माफ होने हो जाए। डोलोरेस अब पूरी तरह शॉक थी, उसकी रूह कांप गई। ये सब क्या सुन रही थी वो? आदमी हंसने लगा, तुमसे फेथ सीखता रहता हूँ। क्विल्टी ने आंखें बंद रखी और मुस्कुराता रहा, जैसे ये सब बिल्कुल सामान्य हो। डोलोरेस अब कंट्रोल खोने लगी थी, उसके अंदर एक आग जल रही थी। इसे सबक सिखाना होगा। लेकिन विकोर ने फिर जोर से उसका मुंह ढक लिया, अब नहीं, अगर अभी कोई हरकत की तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। डोलोरेस अब पैरों से हाथ झटकने लगी। उसी वक्त एक धीमी सी आवाज हॉलवे में गूंजी। एफिबो की आंखें पलटी और सीधा उनकी तरफ देखी। उसकी नजरें सीधी विकोर एंड डोलोरेस पर टिक गई। विकोर का दिल जैसे धड़कना भूल गया, उसकी आंखों में अब खालिस डर था। ये बहुत बुरा हुआ। वो जानता था अगर एफिबो ने उन्हें देख लिया तो अब कोई रास्ता नहीं बचेगा। और डोलोरेस, वो अब पूरी तरह चुप थी। ना उसे एफिबो की पहचान पता थी, ना ये मालूम था कि ये साया मौत से कम नहीं। विकोर और डोलोरेस एक ही साथ एक अजीब सी मौजूदगी को महसूस करते हैं। दोनों ने फौरन एक तरफ देखा और सामने खड़ा था वो एफिबो। उसकी नजरें सीधी उन दोनों पर थीं, ठंडी और बेमानी। डोलोरेस की आंखों में उलझन भर आई, जैसे पूछ रही हो ये कौन है? लेकिन विकोर, उसकी रगों में जैसे खतरे की घंटियां बजने लगी। वो समझ गया उन्हें देख लिया गया है। कुछ सेकंड बीते और किसी ने कुछ नहीं कहा। विकोर की नजरें अब सीधी एफिबो पर टिक गई थी। उस अजनबी की आंखों में कुछ तो अजीब था, कुछ जाना पहचाना। अब जब डंटेलियन ने उसका चेहरा इंसानों जैसा बना दिया था, विकोर उसकी असली पहचान पकड़ नहीं पा रहा था। तभी डंटेलियन ने अपनी पीठ सीधी की, आंखें बंद की और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। मगर उसकी मुस्कुराहट में डिसअपॉइंटमेंट था, क्योंकि अब उसे ये जानकर बुरा लगा कि सेंटेस को दूसरों की बातें चुपके से सुनने की आदत है। उस अमीर आदमी ने, जो अभी तक डैंटेलियन से बात कर रहा था, बस अपनी हथेली पेट पर रखी और खामोश खड़ा रहा। सेंटेस की आंखें हैरानी से भर आई। वहीं दूसरी तरफ विकोर की नजरें जमीन पर गड़ गईं। उसकी मुट्ठियां जकड़ी हुई थी। उसे पता था ये इंसान नहीं, ये एक मॉन्स्टर है। डैंटेलियन अब सीधा सेंटेस से पूछता है, तो क्या तुम अपने किसी क्लासमेट के साथ सीक्रेट रोमांस कर रही हो? डोलोरेस थोड़ी घबरा गई। उसने खुद को संभाला, पलटी, हाथ पेट पर रखे और बोली, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। विकोर भी धीरे से पलटा और चुपचाप डैंटेलियन को घूरने लगा। डोलोरेस की आंखों में अब चिंता थी। जो एम्बिग्युइटी थी उस सिचुएशन में, उसने उसे पकड़वा दिया था। डैंटेलियन अब विकोर की आंखों में देखता है और फिर मुस्कुराता है। वो कहता है, एकेडमी यूनिफॉर्म तो ऑर्फनेज में वॉलंटियर बनकर आए हो शायद? विकोर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजरें, उसकी नफरत सब कुछ बयां कर रही थी। तभी डैंटेलियन की आंखें चमकने लगी, उसके चेहरे पर शैतानी एक्साइटमेंट तैरने लगी। उसने गौर किया, विकोर का चेहरा चश्मे के पीछे छुपा सही, लेकिन बेहद खूबसूरत था। वो मुस्कुराया धीरे से, ये चेहरा, ये तो मेरी कलेक्शन का एक रेयर पीस बन सकता है। विकोर ने उसे घूरा, एकदम शांत मगर अंदर से धधकता हुआ। तभी वो अमीर आदमी, जिसने अभी तक कुछ नहीं कहा था, मुट्ठी अपने होंठों तक लाया और खांसा। डैंटेलियन उस ट्रांस से बाहर आया, एक आंख खोली और फिर पलटा। माफ करना, तुम्हें इंतजार करवाया। वो आदमी कुछ बोले बिना आगे बढ़ गया। डैंटेलियन ने जाते जाते हाथ बढ़ाया, सेंटेस की ओर देखा और मुस्कुराया, आज बहुत काम है, मैं चलता हूँ। एफिबो भी पलटा, फिर आगे की ओर बढ़ने लगा। विकोर और डोलोरेस दोनों चुप रहे, बस उन्हें जाते हुए देखते रहे। जैसे ही वो दूर गए, विकोर ने मुट्ठियां भींच ली। उसकी नजरें अब भी एफिबो पर टिकी थी, उस अजीब सी महक पर जो उसमें से निकल रही थी। डोलोरेस ने गुस्से में दांत भींचे, उसकी आंखें नीचे जमीन पर जमी थी। इंसानियत की ये हालत, ये कैसी करप्शन है, वो सोच रही थी। उसने पलट कर विकोर को देखा, हाथ एक ओर बढ़ाया और
और गुस्से से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? विकोर बस चुपचाप देखता रहा। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जिसे डोलोरेस समझ नहीं सकी। कई सेकंड बीते और वो कुछ नहीं बोला। डोलोरेस थोड़ी पीछे हुई। उसकी आंखें अब डर और हैरानी से भरी थी, क्योंकि पहली बार उसने वाइकर की आंखों में वो गुस्सा देखा जो शायद किसी और के लिए नहीं, उसी मॉन्स्टर के लिए था। विकोर ने नीचे जमीन की तरफ देखा। उसकी आंखों में पछतावे की एक सीधी सी झलक थी। एक शांत लहजे में उसने डोलोरेस से माफी मांगी। मैंने जैसा भी बर्ताव किया उसके लिए माफ करना। आगे से मैं और सावधान रहूंगा। इतना कहकर वो पीछे मुड़ा और धीरे धीरे ऑर्फनेज की ओर लौटने लगा। धूप की रोशनी उस पत्थर के गलियारे को चमका रही थी। डोलोरेस बस वहीं खड़ी रह गई, खामोश, उसे वाइकर को जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में अब भी सरप्राइज और कंफ्यूजन थी। विकोर का चेहरा तो शांत था, लेकिन उसके कंधों से एक अजीब सी नाराजगी छलक रही थी। वो इतना गुस्से में क्यों था? डोलोरेस के जहन में सवालों का तूफान उमड़ने लगा। दूसरी तरफ क्विल्टीरून इंडुला का ऑर्फनेज में एवरेज स्टे टाइम था करीब 2 घंटे। उसका असली काम था नोबल्स और मर्चेंट्स को इंडल्जेंसेस बेचना। एक दिन हमेशा की तरह एक नोबल ऑर्फनेज आया। कुछ बातचीत के बाद उसने क्विल्टी को एक बॉक्स थमाया। क्विल्टी ने बॉक्स लिया और फिर वही उसकी मीठी दिखावटी स्माइल। कभी कभी वो कोड परिवार को इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स और इंडल्जेंसेस की सेल्स अकाउंटिंग बुक्स भी भेजता था, एक सफेद कबूतर के जरिए। लेकिन विकर ने उस डव को रास्ते में ही मार दिया और उसकी चिट्ठी चेक की। मेल कंफर्म करता था कि वो चिट्ठी कार्डिनल हम्बर्ट यानी हम्बर्ट रन क्वोवाडिया क्वाड फैमिली के हेड को भेजी जा रही थी। वाइकर को ये भी पता चला क्विल्टी जब भी ऑर्फनेज के बाहर जाता था उसके साथ हमेशा कोई ना कोई होता था। एक रोटेशन थी, 4 लोग, 3 मर्द, एक औरत। विकर की सोच वहीं पहुंच गई। मास्क के साथ जब एफिबो दिखा था और फिर मास्क उतार कर एक्सप्लोजन के बाद ऑर्फनेज में जो मास्क मिला था उसकी स्मेल भी उसी से मैच करती थी, बिल्कुल एफिबो जैसी। अब वापसी करते हैं प्रेजेंट में। विकर ने धीरे धीरे अपना सिर झुका लिया और जमीन को घूरने लगा। उसके एक्सप्रेशन में एक तरह की हार थी, एक लॉस्ट सा लुक। उसे अंदाजा था बाकी बचे हुए 3 बॉडीगार्ड्स भी शायद एफिबो जैसे ही होंगे, यानी एडवांस्ड ग्रेजुएट लेवल या उससे ऊपर। और ऊपर से क्विल्टी खुद 10 एलाइट कॉर्प्स में से एक। सीधा क्विल्टी को एलिमिनेट करना सुसाइड के बराबर था। पहले उन 4 गार्ड से निपटना पड़ेगा, फिर उसकी बारी आएगी। तभी सैंचो, ट्यूडर और पिगी उस जगह पहुंचे और सामने का सीन देखकर सन्न रह गए। उनके सामने विकोर बैठा था रिवर के पास। लकड़ी की पट्टी से ऑर्फनेज के बच्चों के गंदे कपड़े धो रहा था। बगल में कपड़ों की एक बड़ी टोकरी थी। सांचो ने आर्म्स फोल्ड की, आंखें बंद की और थोड़ी शर्मिंदगी महसूस की। हम तो बस पॉइंट्स कमाने आए थे और ये बंदा देखो जान लगा रहा है। ट्यूडर की मुट्ठियां बंद गई। उसके एक्सप्रेशन में अब डिटर्मिनेशन था। विकोर सिर्फ बच्चों की मदद नहीं कर रहा, वो तो एक हीरो बन रहा है। पिगी बस चुपचाप उसे देखता रहा। फिर थोड़ी देर बाद तीनों ने एक साथ अपनी मुट्ठियां हवा में उठा। विकर ने उनकी आवाज सुनी। वो जो पानी में कपड़े धो रहा था थोड़ा चौंका। उसने हाथ से अपने गाल साफ किए और फिर नीचे देखने लगा। वो इतना गहराई से सोच में डूबा था कि उसे पता ही नहीं चला। उसके दोस्त उसके पास आ चुके हैं। दिन में कुछ करना मुश्किल था, उसे रात का इंतजार करना होगा। अभी के लिए वो अपने काम पर ध्यान देना चाहता था। आसमान साफ था। थोड़ी देर बाद ऑर्फनेज के बच्चे मैदान में रन फ्लैट खेल रहे थे। एक बच्चा गेंद हवा में उछालता है, बाकी बच्चे उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। हंसी, एक्साइटमेंट और एनर्जी हर तरफ थी। एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी लड़की अकेली बैठी थी और चुपचाप बच्चों को खेलते देख रही थी। वो थी पेरी। कुछ मिनट बीते लेकिन वो खेलने नहीं गई, बस सबको देखती रही। तभी अचानक उसने अपना सिर मोड़ा और उसकी आंखों में सरप्राइज चमक उठी। किसी ने उसके बगल में बैठकर जमीन पर एक गेंद फेंकी। गेंद उछली, दीवार से टकराई और दूर जा गिरी। वो कोई और नहीं विकोर था। विकोर पैरी के बगल में बैठा, एक हाथ घुटनों पर रखा और दूसरे हाथ से गेंद को जमीन पर उछालने लगा। पैरी चुपचाप उसे देखती रही। उसके चेहरे पर सवाल थे, ये क्या कर रहा है? विकोर ने गेंद उछालनी जारी रखी और धीरे धीरे पैरी की आंखों में क्यूरियोसिटी चमकने लगी। उसकी नजर अब उस गेंद पर जम गई थी। आंखें बस उसे फॉलो कर रही थी। विकोर की निगाहें उस मासूम क्यूरियोसिटी पर पड़ी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। बलाक के बच्चे भी इसी तरह इस गेंद से खेलना पसंद करते थे। उसने गेंद उठाई, लेकिन सच्चाई ये थी वो कोई आम बॉल नहीं थी। वो था मैडम का अंडा। अब तक उसमें से कोई हैचिंग के साइंस नहीं आए थे और ग्रिप भी अच्छी थी। विकोर हमेशा इसे अपने साथ कैरी करता था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इसका इस्तेमाल इस तरह भी हो सकता है। उसने फिर से गेंद उछाली। पैरी की क्यूरियोसिटी अब और गहरी हो गई। वो बस स्टंड होकर देखती रही। ये गेंद इतनी बाउंस कैसे कर रही है? उसकी आंखों में अब एक्साइटमेंट था, खेलने की चाहत साफ दिख रही थी। उसने थोड़ी देर कोशिश की खुद को रोकने की, लेकिन आखिरकार उसने गेंद उठा ली। उसके चेहरे पर अब एक एक्साइटेड इनोसेंट सी स्माइल थी और फिर वो खुश होकर गेंद को बाउंस करने लगी। विकर जो अब भी हाथ से अपने मुंह को छुए बैठा था, बस उसे देखता रहा और मुस्कुराने लगा। उसका प्लान काम कर गया था। उन दोनों के पीछे एक सीढ़ी पर सिंक्लेयर बैठी थी। एक हाथ उसने अपने घुटनों पर रखा था, दूसरा सिर के नीचे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक धीमी सी सुकून भरी मुस्कान उभर आई। जैसा सोचा था विकोर वाकई में अच्छा है, वो बुदबुदाई। उसकी आवाज सुनते ही विकोर ट्रांस से बाहर निकला, अपने मुंह से हाथ हटाया और थोड़ा चौंकते हुए पीछे मुड़ा। सिंक्लेयर वहीं बैठी थी। वो थोड़ा ब्लश करने लगी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हैप्पीनेस थी। तुम्हारे अंदर एक ब्लंट सा साइड है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। विकोर ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस सिर घुमा लिया और सीधे पूछा, क्या चाहिए? सिंक्लेयर उठी, हाथ पीछे कर ली और उसकी ओर धीरे धीरे चलने लगी। मकसद तो ऑब्वियस है, वो बोली। वो विकोर के करीब आई, अपनी आंखें बंद की और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, मैं बस तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। वो उससे 1 साल छोटी थी और उसने कहा कि अगर
विकोर को एतराज ना हो तो वो उससे कैजुअल टोन में बात कर सकती है। विकोर सामने देखने लगा, कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से सिर घुमाकर शांत लहजे में बोला, जो करना है करो। सिंक्लेयर की मुस्कान और गहरी हो गई, उसका चेहरा लाल होने लगा। पेरी अब भी खुशी से गेंद के साथ खेल रही थी। सिंक्लेयर विकोर के और करीब आई और मजाकिया अंदाज में बोली, तुम्हें ब्रदर कहकर बुला सकती। विकोर ने सीधा जवाब दिया, थोड़ा अजीब लगता है। सिंक्लेयर ने हंसते हुए सिर हिलाया, ठीक है, अगली बार तक सोचती हूँ तुम्हें क्या बुलाना है। वो दोनों बातों में लगे थे और पेरी वहीं पास में हंसते खेलते गेंद उछाल रही थी। लेकिन तभी पेरी ने गेंद फिर उछाली और जैसे ही वो हवा में गई उसकी दिशा कुछ गड़बड़ा गई। गेंद सामने की तरफ तेजी से उछली। पेरी की आंखों में कंसर्न आ गया। उसने तुरंत उसका पीछा किया। ग्रिड फेंस के पास जो एस्टुरी कनाल के बगल में था एक छोटा सा छेद था और अफसोस गेंद उसी होल से होकर नीचे गिर गई, सीधा पानी में। पानी की आवाज सुनते ही विकोर और सिंक्लेयर दोनों की नजरें अचानक पेरी की तरफ घूम गई। वो दोनों चौंके और तेजी से ग्रिड के पास पहुंचे। सिंक्लेयर ने घुटनों पर हाथ रखे थोड़ा झुक कर समझाया, बॉल एस्टुरी में चली गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। पेरी ने दोनों हाथ मुंह के पास लाए। उसकी आंखों में चिंता और सैडनेस साफ दिख रही थी। जैसे ही उसे पता चला कि गेंद वापस नहीं आ सकती उसकी आंखें भर आईं। उसने सीधे वाइकर की तरफ देखा, क्या वो कुछ कर सकता है? यही सवाल उसकी आंखों में था। वाइकर ने उसकी तरफ देखा और एक गंभीर लहजे में कहा, डोंट वरी, वो बस एक बॉल थी। लेकिन पेरी की नजरें अब भी जमीन पर थी और फिर वो धीरे धीरे रोने लगी। विकोर उसे देखता रहा, कुछ सोचने लगा। फिर एक छोटी सी मुस्कान के साथ उसने अपना एकेडमी यूनिफॉर्म अनबटन करना शुरू कर दिया। वो खुद को रोक नहीं पाया, वो बस पेरी को फिर से हंसते देखना चाहता था। उसी वक्त सफेद बूट पहने एक लड़की ऑर्फनेज के पास से गुजर रही थी। वो थी डोलोरेस। उसने अपने एक हाथ से अपनी कोहनी थामी, आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। अब भी अपसेट थी वो। कुछ पल बाद उसने आंखें खोली और एक खोई सी नजर के साथ सोचने लगी। विकोर उसकी यादें वापस जाने लगी, उस कॉन्वर्सेशन की तरफ जो उन्होंने क्लब में नाइट हाउंड के बारे में की थी। उस समय विकोर उसे एक एरोगेंट इंसान लगा था जो बिना वजह दूसरों को जज कर रहा था। इतना एरोगेंट कि उसे पनिशमेंट के तौर पर वॉलंटियर वर्क तक करना पड़ा था। लेकिन अब उसका पर्सपेक्टिव बदलने लगा था। कुछ घंटे पहले ऑर्फनेज में उसने ट्यूडर को देखा, पीठ पर एक बच्चा उठाए हुए। ट्यूडर ने एक हाथ आगे बढ़ाकर मुस्कुराते हुए कहा, किचन में मदद चाहिए थी? तो वाइकर ने पहले जाने की पेशकश की। डॉलोरेस किचन की ओर बढ़ी। बेहद संचो एक कुक की तरह कपड़े पहने हुए था, हाथ में एक बड़ी सी लाडल थी। उसने बड़ी विनम्रता से बताया, हम खाना बांट रहे थे लेकिन अब हॉट वाटर नहीं आ रहा। विकोर पाइप चेक करने गया है, उसने तो खाना भी नहीं खाया अभी तक। डॉलोरेस पाइप रूम पहुंची, वहां मिला पिगी, गले में टॉवल डाला हुआ। प्रेसिडेंट को देखकर पिगी खुश हो गया। उसने बताया कि विकोर थोड़ी देर पहले लॉन्ड्री करने गया है, पाइप्स भी उसने अभी ठीक किए हैं। उसके बाद डॉलोरेस लॉन्ड्री पहुंची जहां बियांका मिल गई। काम एक्सप्रेशन के साथ उसने बताया, विकोर अभी तक यहीं कपड़े टांग रहा था लेकिन बच्चों ने उसे प्ले के लिए बुला लिया तो वो जिम की तैयारी करने चला गया। अब वर्तमान में डोलोरेस सीढ़ियों के पास खड़ी थी। उसका सिर थोड़ा झुका था, चेहरे पर कॉन्फ्लिक्ट साफ दिख रहा था। सबको लगता है विकोर अच्छा है, शायद मेरी जजमेंट गलत थी, लेकिन सच्चाई इससे भी गहरी थी। विकोर ने उसे जज नहीं किया था, वो खुद विकोर को अपनी प्रेजुडिसेस से जज कर रही थी। धूप उसकी पीठ पर पड़ रही थी और वो ऑर्फनेज से बाहर आकर सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी। उसने अपना हाथ सिर के पीछे रखा और याद आया, सब जानते हैं कि मेरी और क्विल्टी की नहीं बनती। अगर विकोर ने मुझे देखकर छुपने का डिसीजन लिया तो शायद माफी मांगनी चाहिए मुझे। कुछ सेकंड बाद उसने सामने देखा, विकोर, सिंक्लेयर और छोटी पेरी एस्टुरी के सामने खड़े थे। उसकी नजर विकोर पर पड़ी, चेहरे पर कंफ्यूजन था। ये सब क्या हो रहा है? विकोर अपना शर्ट उतार रहा था। सिंक्लेयर ने जल्दी से अपनी आंखें ढकी लेकिन फिर भी देखना बंद नहीं कर सकी और धीरे धीरे वो ब्लश करने लगी। पेरी अपने सीने पर हाथ रखे रो रही थी, बॉल चाहिए। उसकी मासूम आंखें बस एक ही बात कह रही थी। वाइकर ने एकेडमी यूनिफॉर्म और बूट्स जमीन पर उतार दी, फिर एक गहरी सांस लेकर पीछे की तरफ रनअप लिया और एक लंबी छलांग मारते हुए सीधे गंदे एस्टुरी में कूद पड़ा। सिंक्लेयर, डोलोरेस और पेरी तीनों की आंखें एक साथ चौड़ी हो गई, मुंह खुले रह गए, कोई कुछ कह नहीं पाया। कुछ ही पलों बाद विकोर पानी से बाहर आया, हाथ में पकड़ा था वही गेंद। अब वो पूरी तरह गंदे पानी से भीग चुका था, गेंद भी कीचड़ में लथपथ थी। उसने उसे हाथ में उठाया, देखा और पेरी की तरफ मुड़ते हुए बोला, देखो मिल गई तुम्हारी बॉल, अब तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं। सिंक्लेयर ने अपना हाथ मुंह पर रखा, उसकी आंखों में हैरानी और गाल पूरे टमाटर जैसे लाल। उसने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। डोलोरेस बस उसे देखती रही, स्पीचलेस। उसका चेहरा भी हल्के से लाल होने लगा। विकोर ने सच में उस बच्ची के लिए खुद को एस्टुरी में फेंक दिया? पेरी की आंखें भर आई, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं थे। वो पहली बार किसी से इतनी केयर महसूस कर रही थी। उसने नीचे देखा, गेंद को देखा और फिर विकोर को। एक सुकून और एक नई सी फीलिंग उसके अंदर जागी। किसी ने आज सिर्फ उसके लिए कुछ किया था। कुछ दिन बाद धूप से भरी दोपहर में ट्यूडोर, सांचो और पिगी भी अपनी टास्क पूरी करके बाहर निकली और ऑर्फनेज के यार्ड में बच्चों के साथ खेलने लगे। यार्ड में उस वक्त एक अलग ही एनर्जी थी। हर कोई हंस रहा था, बच्चे खेल रहे थे और आसमान बिल्कुल साफ था। ट्यूडर जो अपने माथे से पसीना पोंछ रहा था बच्चों की ओर देख रहा था और मुस्कुरा कर बोला, आज वॉलंटियरिंग का आखिरी दिन है। संचो एक हाथ कमर पर रखे चेहरे पर चीयरफुल एक्सप्रेशन के साथ बोला, समय पता ही नहीं चला, कितनी जल्दी बीत गया। दूसरी तरफ पिगी थक कर हाँफ रहा था, शब्दों से ज्यादा उसकी चुप्पी बोल रही थी। ट्यूडर ने अपनी मुट्ठी बांधी, उसे आसमान की तरफ उठाया और मुस्कुरा कर बोला, चलो जब तक एनर्जी है खेलते हैं। थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के नीचे वाइकोर बैठा था। उसने अपनी उंगलियां आपस में फंसाई और चुपचाप सोच में डूबा रहा। बिल्कुल बगल में पेरी बैठी थी। धूप की किरणें जमीन पर बिखरी थी और दोनों के चेहरे हल्के से चमक रहे थे। वाइकोर की नजर जमीन पर थी, उसकी आंखों में एक खोया हुआ भाव था। पेरी के हाथ में फूलों से बनी कोई चीज थी और उसकी नजरों में उदासी साफ दिख रही थी, क्योंकि आज विकोर का ऑर्फनेज में आखिरी दिन था। पेरी का चेहरा लाल था, उसकी सैडनेस उसकी मासूम आंखों में बस चुकी थी। उसने धीरे से सिर उठाया और चुपचाप विकोर को देखने लगी। विकोर ने भी सिर उठाया, चेहरा सीरियस था। दिमाग में अब भी डांटालियन को मारने का प्लान चल रहा था। लेकिन तभी पेरी धीरे से उसके पास आई, बिना कोई आवाज किए। उसने फूलों से
बनी वो क्राउन विकोर के सिर पर रख दी। विकोर की सोच टूट गई। उसने चौंक कर सिर छुआ और हल्की कंफ्यूजन के साथ पूछा, ये क्राउन है? पेरी घबरा गई। उसके माथे पर पसीना आ गया। वो झट से हाथ हिलाने लगी। नहीं नहीं कहने के अंदाज में। फिर वो उसके पास आई और उसका हाथ थाम लिया। विकोर और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। ये क्या करना चाहती है? पेरी ने उसका हाथ अपने एक हाथ में लिया और दूसरी उंगली से उसकी हथेली पर लिखना शुरू किया। थैंक यू। विकोर उसकी तरफ देखता रहा। आंखों में हल्की सी हैरानी थी। आज का दिन सच में खास था। पेरी ने उसकी तरफ देखा। धन्यवाद हमेशा मेरे साथ रहने के लिए और मेरी बॉल ढूंढने के लिए। विकोर ने मुस्कुरा कर कहा, धन्यवाद मत कर, मुझे अच्छा लगा इसलिए किया। पेरी ने अपना हाथ पीछे खींचा, कुछ पल सोची, फिर दोबारा उसकी हथेली पर कुछ लिखा। फिर उसने दोनों हाथ सीने के पास लाकर एक उदास नजर से पूछा, क्या हम दोबारा मिलेंगे? विकोर की नजरों में भी सैडनेस तैर गई। उसके दिमाग में डोलोरेस की बातें गूंजने लगी। कुछ दिन पहले जब वो उससे टकराया था उसने कहा था, शुरू में सब बहुत फ्रेंडली थे और कुछ दिन बाद सब इतना बिजी हो गए कि कोई मिलने भी नहीं आया। मुझे थकान होती है उस दिखावटी अफेक्शन से और उन लंबी सेपरेशन से। पेरी फिर से जमीन की तरफ देखने लगी, हाथ अपने पेट पर रखे हुए। वो जानती थी कि वाइकर एक डीमन हंटर था। उसकी जिंदगी कभी भी खतरे में पड़ सकती थी। विकोर जानता था वो कोई वादा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसने धीरे से कहा, हाँ हम दोबारा मिलेंगे। पेरी ने तुरंत सिर उठाया, आंखों में उम्मीद और होठों पर रुकती हुई मुस्कान। हवा में पत्ते उड़ने लगे थे। विकोर ने एक सिंसियर नजर से उसकी तरफ देखा और कहा, जब तक मेरे पास एक और कल है मैं वापस आऊंगा। पेरी उसे देखती रही, बिल्कुल चुप। क्या ये सच में कहा वाइकर ने? फिर उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे से मुस्कुरा दी। थैंक यू वाइकर, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। इसके बाद दोनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे, सिर्फ दूर के व्यूज को निहारते हुए बिना कुछ कहे। कुछ घंटे बाद इंडिना ऑर्फनेज के मेन ऑडिटोरियम में सब वॉलंटियर्स इकट्ठा हुए। सांचो, पिगी, ट्यूडर और बियांका सब वहाँ थे। एक वॉइस वहाँ गूंजी, धन्यवाद सबको जिन बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए हैं, उनके लिए ये प्राइसलेस है। आप लोगों को जानकर इन बच्चों ने अपने माँ बाप की मौजूदगी महसूस की और अपने दिल के खालीपन को भर पाया। और ये सुनते ही पूरे हॉल में एक एक कर सबकी आंखें भर आई। और वॉलंटियर अपने अंदर कुछ लेकर जा रहा था, लेकिन ऑर्फनेज ने उनसे कुछ और भी ज्यादा ले लिया था, उनका दिल। ऑडिटोरियम की भीड़ में सबसे सामने खड़ा वो इंसान जिसने सबको धन्यवाद कहा था, वो था क्विल्टी। उसने दोनों हाथ फैलाए, आंखें बंद की और एक हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर ये बच्चे सही तरीके से बड़े हो पाएंगे तो उसका श्रेय जाएगा आप सब वॉलंटियर्स को। उसी वक्त एक वर्कर डोनेशन का एक बड़ा बॉक्स धक्का देता हुआ अंदर आया। क्विल्टी ने हाथ बढ़ाया और एक नर्म मुस्कान के साथ बोला, इस बॉक्स के जरिए वही प्यार इन बच्चों तक पहुंचा दीजिए जो आपने पिछले 10 दिनों में महसूस किया। ये सुनते ही पिगी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया। वो अब रुक नहीं पा रहा था। उसके ठीक बगल में खड़ा था वाइकोर, जिसकी नजरों में हैरानी थी क्योंकि क्विल्टी वहां खुद आया था। विकोर ने अपने चश्मे को एडजस्ट किया और मन ही मन सोचा, ये हरामी शैतान की जुबान से शुक्रिया बोलता है, इतनी नरमी से दिलों में रिस्पेक्ट और गिल्ट दोनों डाल देता है। उसे पता था क्विल्टी और उसके लोग अब स्टूडेंट्स को धीरे धीरे मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि वो ऑर्फनेज के लिए डोनेशन करें। क्विल्टी के ठीक पीछे खड़े थे उसके 4 सबऑर्डिनेट, अब सब इंसानी चेहरों में, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोले। क्विल्टी के चेहरे पर वही जेंटल स्माइल थी। अब जब उसके चारों आदमी वहां थे, विकोर समझ गया था अब इनकर्जन करना और भी मुश्किल हो गया है। उसकी नजरें अब क्विल्टी को घूर रही थी, एक पियर्सिंग इंटेंसिटी के साथ। मैं इसे मनमानी नहीं करने दूंगा। क्विल्टी धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स को डोनेशन के लिए मोटिवेट करने लगा। बातों में सॉफ्टनेस थी, लॉजिक था, इमोशनल वेट था और धीरे धीरे उसका प्लान काम कर गया। स्टूडेंट्स ने अपने गोल्ड कॉइंस निकालने शुरू कर दी। एक लंबी लाइन डोनेशन बॉक्स के सामने लग चुकी थी। हर कोई खुशी खुशी डोनेट कर रहा था। पिगी, ट्यूडर, बियांका, सांचो, सब। बस विकोर लाइन में नहीं गया और तभी सिंक्लेयर उसके पास आई। ब्रदर कहकर उसे पुकारा, अपने होठों पर हाथ रखते हुए हल्के से मुस्कुराई और पूछा, तुम डोनेट नहीं करोगे? विकोर ने सीधा जवाब दिया, मेरे पास पैसे नहीं है। वो थोड़ी हैरान हुई, एकेडमी के स्टूडेंट होकर तुम्हारे पास पैसे नहीं? पर असल वजह ये नहीं थी। विकोर डोनेशन इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो पैसे एक डीमन को नहीं देना चाहता था। विकोर ने काल्म एक्सप्रेशन के साथ पूछा, तुम मुझे ऐसा क्यों बुला रही हो? सिंक्लेयर मुस्कुराई और बोली, तुमने खुद कहा था मुझे कोई और निकनेम देना होगा, और वैसे भी ये ठंडा सा बिहेवियर ठीक नहीं है। हम रिच हैं तो ऑर्फनेज के बच्चों की हेल्प तो कर सकते हैं ना, थोड़ी सी ही सही। विकोर की नजर वापस क्विल्टी पर पड़ी, फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, पेरेंट्स जरूरी नहीं होते। इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए इंसान को खुद ही लड़ना पड़ता है। माँ बाप सिर्फ बचपन में जरूरी होते हैं, जब तुम्हें दूसरों की मदद चाहिए होती है उसके बाद जरूरत नहीं रहती। सिंक्लेयर की मुस्कान धीरे धीरे फेड होने लगी। उसकी आंखों में कंसर्न आ गया। वो चुप हो गई, फिर धीरे से आगे बढ़ी और वाइकोर का हाथ दोनों हाथों में पकड़ लिया। उसने एक टेंडर गेज के साथ गहराई से उसे देखा और महसूस किया ये लड़का बहुत कुछ झेल चुका है। विकोर थोड़ा हैरान था, ये कर क्या रही है? सिंक्लेयर ने नर्म आवाज में कहा, तुम कभी मेरे घर आना, छुट्टियों में हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। ये कहकर वो मुड़ी और भागती हुई वहां से चली गई। बच्चों से मिलने का बहाना देकर पीछे छोड़ गई विकोर को, जो चुपचाप सोच में डूबा रहा। उसने हाथ को चेहरे के पास लाकर देखा, ये लड़की सच में अजीब है, उसने सोचा। सिंक्लेयर अब बच्चों के बीच थी, उनके सिर पर हाथ फेर रही थी एक प्यारी मुस्कान के साथ। विकोर की नजर अब पूरी क्लैरिटी के साथ उसे ऑब्जर्व कर रही थी। एकेडमी में जो आइडेंटिटी उसने भेजी थी वो फेक थी। रिग्रेशन से पहले वो 4 साल तक एकेडमी की टॉप जीनियस थी। रिटन और प्रैक्टिकल दोनों एग्जाम्स में कभी फर्स्ट प्लेस नहीं छोड़ी थी, लेकिन जैसे ही ग्रेजुएशन हुई वो गायब हो गई। कोई नहीं जानता क्यों। अब सारे बच्चे वॉलंटियर्स की तरफ दौड़े चले आ रहे थे, खुशी से उन्हें गले लगाने के लिए। ऑर्फनेज की पहली मंजिल पर सबसे आगे खड़ा था क्विल्टी। उसके दोनों हाथ फिर से फैले हुए थे और उसी मीठी धीमी आवाज में उसने कहा, अब वक्त है धन्यवाद देने का जिन्होंने पिछले 10 दिनों तक इन बच्चों के साथ वक्त बिताया। चारों तरफ गुड बाय का इमोशन तैरने लगा। ट्यूडर ने एक बच्चे को गले लगाया, आंखें बंद की और रोने लगा।
हर हफ्ते मिलने आऊंगा, उसने कसम खाई। तब तक जब तक तुम ग्रेट हीरो नहीं बन जाते, और उसके बाद भी मैं आता रहूंगा। संचो झुका, एक बच्चे के कंधे पर हाथ रखा, सिर पर हाथ फेरा और बड़े ही सिंसियर लुक में कहा, नॉर्थ में बच्चे ही फ्यूचर होते हैं, एम्पायर का भविष्य तुम पर टिका है, मेहनत करो, हार मत मानना। 3 छोटे बच्चे पिगी के पास आए। पिगी ने अपनी बाहें फैलाकर उन्हें गले लगाया और फिर से रोने लगा। मैं लौट कर आऊंगा, उसने वादा किया, इस बार बहुत सारा टेस्टी खाना लेकर। दूसरी तरफ बियांका एक छोटी लड़की का सिर सहला रही थी, जिसकी आंखों में आंसू थे। बियांका की खुद की आंखें भी भर आईं। पता ही नहीं चला ये 10 दिन कैसे निकल गए, मैं इसे बेहद ज्यादा चाहने लगी हूँ। चारों तरफ गुड बाय के इमोशन थे, लेकिन एक इंसान अब भी चुपचाप खड़ा था, वाइकर। उसकी नजरों में जिज्ञासा थी। वो इधर उधर देखने लगा और तभी उसके सामने थी डोलोरेस। वो 2 बच्चों के सिर सहला रही थी। विकर ने धीरे से पास जाकर उसका ध्यान खींचा। डोलोरेस ने उसकी आवाज सुनी और आंखें चौड़ी हो गई। कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे ब्लश करने लगी। उसके जहन में वही इमेज बार बार आ रही थी, विकर का वो सीन जब उसने एस्चुरी से बॉल निकाला था। क्यों बार बार ये तस्वीर मेरे दिमाग में आ रही है? विकर ने एक काल्म एक्सप्रेशन के साथ कहा, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। उसने डोलोरेस को गौर से देखा। क्या तुमने पैरी को कहीं देखा है? डोलोरेस थोड़ी देर चुप रही, फिर अपने गाल पर हाथ रखते हुए नजरें चुराई। आज सुबह तो देखी थी, उसने धीमे से कहा, लेकिन अब कहीं नहीं दिख रही। विकर की आंखों में इंस्टेंटली अलर्टनेस आ गई और साथ में रेज। अगर डोलोरेस को भी नहीं पता तो जरूर कुछ हुआ है। उसने बिना कुछ कहे पीठ मोड़ी और चलने लगा। डोलोरेस ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन समझ नहीं पाई कि सब हो क्या रहा है। विकर के जहन में सिर्फ एक ही इमेज थी, पैरी की वो हंसी, वो खुश चेहरा। वो क्यों नहीं आई? रास्ते में अचानक उसने चलना रोका और सिर घुमाकर क्विल्टी को घूरने लगा। क्विल्टी धीरे धीरे उसकी तरफ देख रहा था और एक जानबूझकर भरी मुस्कान उभर आई उसके चेहरे पर। दिस बास्टर्ड! विकर के दिल में जैसे कुछ टूट गया। इस कमीने ने पैरी के साथ कुछ किया है। कई घंटे बीत गए, रात उतर आई थी, चांद बादलों के पीछे छिप गया था। वॉलंटियर रूम में सांचो और ट्यूटर दोनों वुडन बेड्स पर गहरी नींद में थे। ट्यूटर के सपनों में ऑर्फनेज ही था। मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, यही उसका ड्रीम था। उसी कमरे में एक और बेड थी और उस पर जो इंसान सोया हुआ था। अब उसने चादर हटाई और उठ गया। उसी वक्त ऑर्फनेज की चौथी बिल्डिंग जो बच्चों का डॉर्मेट्री थी, वहां पहुंचे। क्विल्टी के चारों सबऑर्डिनेट्स, सभी के पास हथियार थे, चेहरे पर एक भी इमोशन नहीं। बिना आवाज किए चारों अलग अलग हॉलवेज की तरफ बढ़े। डॉम में 4 गलियां थी और हर एक ने एक हॉलवे पकड़ ली। कुछ देर बाद एफिबो नाम का सबऑर्डिनेट मेन हॉलवे से काफी दूर पहुंच चुका था। हॉलवे में अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा। एफिबो आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक अंधेरे में एक शैडो वो था, विकर, अब नाइट हाउंड मास्क में। उसने अंधेरे से कदम रखा बाहर और बिना पलक झपकाए घूरने लगा एफिबो को। एफिबो को प्रेजेंस महसूस हुई। वो तुरंत मुड़ा, लेकिन विकर गायब था। एफिबो की आंखों में अलर्टनेस आ गई। कोई पीछा कर रहा है। उसने सामने देखा, विकर फिर वहां खड़ा था। धीरे से बोला, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। एफिबो हैरान रह गया, ये हो क्या रहा है? विकर की नजर उसके चेहरे में घुसी जा रही थी। बता, वो बच्चे कहाँ हैं जिन्हें डीमन के लिए फूड सप्लाई बनाकर रखा गया था? विकर की वो एक लाइन, वो बच्चे कहाँ हैं, बस सुनना था। एफिबो ने बिना कुछ बोले अपनी मेस निकाली और हमला करने की तैयारी में आ गया। उसे पता था अब हालात बिगड़ चुके हैं। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मेज को घुमाकर पूरी फोर्स से विकर की तरफ फेंका। अटैक जैसे जैसे पास आ रहा था, विकर बस गहरी नजरों से एफिबो को देख रहा था, बिल्कुल शांत, एकदम डेड साइलेंस। और फिर इनह्यूमन स्पीड में विकर ने एक कदम आगे बढ़ाया। पलक झपकते ही एफिबो का सिर काट दिया गया। एफिबो का शरीर वहीं जमीन पर गिरा पड़ा था। विकर ने उसके कटे हुए सिर को बालों से पकड़ लिया। ये कुछ नहीं बोलेगा, ये तो मर गया। विकर ने धीरे से अपनी तलवार निकाली। बिल्जेबुब्स ब्लेड। तलवार बाहर आते ही उसमें से एक डरावनी डेमोनिक एनर्जी फूटने लगी। विकर ने उसे गौर से देखा। अब समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं, लेकिन तभी विकर की नजर नीचे गई। एफिबो के चेहरे से धुआं उठने लगा। चेहरा धीरे धीरे पिघल रहा था, लेकिन विकर ने अब भी बालों से सिर पकड़ रखा था। उसके हाथ में अब ये जो चेहरा था वो गिरा नीचे। ये इंसान का चेहरा नहीं था, असल में वो एक मास्क था। सामने जमीन पर एफिबो का असली सिर लुढ़क रहा था। विकर एक पल के लिए बस वहीं खड़ा रहा, कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने हाथ में मौजूद नकली चेहरे को देखा। ये इंसानी चेहरा नहीं था, एक नकली जिंदगी, एक नकली पहचान। अब विकर की नजर गई एफिबो के असल चेहरे पर, बिल्कुल डिस्फिगर्ड, एक आंख गायब, आधा चेहरा बिना स्किन के। और तभी विकर की आंखें सिकुड़ गई। ये चेहरा पेड्रो जैसा लग रहा है, लेकिन जब उसने और गौर से देखा, आंख के नीचे एक मोल था। विकर पीछे हट गया। नहीं, पेड्रो के चेहरे पर तो मोल नहीं था, लेकिन यादें टूटने लगी। रिग्रेशन से पहले विकर और पेड्रो एक रात जंगल में थे, कैंप फायर जला रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, बातें कर रहे थे। पेड्रो अक्सर उस रात एक बात करता था, मेरा छोटा भाई खो गया है, आइसोलेशन ट्रेनिंग के लिए गया था लेकिन लौटा नहीं। अब विकर को सच्चाई समझ आई, वो आइसोलेशन में नहीं गया था, वो डीमन का शिकार बन गया था, अनडेड में बदल गया था। विकर ने सिर उठाया। अब उसकी नजरों में सीरियसनेस था, क्योंकि किसी के कदमों की आहट पास आ रही थी। अंधेरे हॉलवे में विकर के पीछे पड़ा था एफिबो का लाश और सामने से हीव और फीडो निकल कर आ रहे थे। हीव ने अपने सिजर्स को शोल्डर पर टिका रखा था। फीडो ने अपनी डुअल सोर्ड्स बाहर निकाल ली थी। दोनों धीरे धीरे चलते हुए पास आने लगे। विकर उनकी ओर मुड़ा और एक नजर में समझ गया, ये दोनों शायद वही लोग हैं जिन्हें मैं कभी जानता था। हीव गहरी नजरों से घूर रहा था। फीडो सिर्फ खड़ा था, पूरी तरह साइलेंट। और फिर दोनों ने एक साथ अटैक स्टैंस ले लिया। विकर ने देखा अब बस एक ही रास्ता था, लड़ाई। विकर ने अपनी बिल्जेबुब्स ब्लेड वापस निकाल ली और पूरी रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ पड़ा। ये देखकर हीव और फीडो दोनों को एक झटका सा लगा, ये तो बिना एक भी पल गंवाए अटैक कर रहा है। फीडो ने अपनी तलवार को पीछे खींचा और उसकी तलवार से निकली गहरी लाल एनर्जी। विकर की आंखों में अब सिर्फ एक ही आग थी, दंटालियन को खत्म करना है, इन दोनों को मारना ही होगा। विकर ने पूरी ताकत से एक हमला किया, एक तीखा जानलेवा स्लैश, लेकिन अंतिम सेकंड में दोनों डीमंस पीछे हट गए, बच निकले। विकर का बैलेंस बिगड़ा, अब वो थोड़ी देर के लिए डिफेंसलेस हो चुका था। दूसरी तरफ डीमंस ने मौका नहीं गंवाया। फीडो
फेडो हवा में ऊपर आया, विकोर पर सीधा झपटने लगा। नीचे जमीन पर हीव ने अपने सिजर्स उठाए, जोरदार स्विंग के लिए तैयार था, लेकिन तभी विकोर को तुरंत एहसास हुआ ये सही नहीं हो रहा। हीव और फेडो ने एक साथ जोरदार हमला किया और तेज धमाका, धुएं का गुब्बार और रात के सन्नाटे को चीरती आवाजें। पूरा हॉलवे एक काले खतरनाक स्मोक स्क्रीन में ढक गया। दूसरी तरफ एक पुराना मंदिर जिसके छत में एक गोल छेद था और वहां से चांद की रोशनी उतरकर सीधी एक गॉडेस की स्टैचू पर पड़ रही थी। उस रोशनी के बीच खड़ी थी एक सुनहरे बालों वाली लड़की, डोलोरेस। उसने अपनी दोनों हथेलियां जोड़ी और उस गॉडेस से प्रार्थना शुरू की, स्वर्ग की देवी हमें क्षमा करना, जैसे हम दूसरों को माफ करते हैं। प्रार्थना करते करते उसके दिमाग में एक छवि आने लगी, विकोर जो एस्चुरी के पानी में भीगा हुआ था, हाथों में वो रहस्यमयी ग्लोविंग ऑर्ब। डोलोरेस ने अपने आप को रोकने की कोशिश की, नहीं नहीं मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन विकोर की छवि और भी साफ होती गई। अब उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। उसने अपनी हथेलियां और कसकर चेहरे के पास लाई, आंखें बंद की और उसका चेहरा पूरा लाल हो गया, पके टमाटर जैसा। हमें टेम्पटेशन से बचाना और बुराई से दूर रखना, लेकिन ये प्रार्थना बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। विकोर की तस्वीर अब उसके दिल में बैठ चुकी थी। डोलोरेस ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया और एक लॉस्ट सी नजरों के साथ सोचने लगी, मैं बार बार उसी के बारे में क्यों सोच रही हूँ। सच तो ये था वो वाइकोर से प्यार करने लगी थी, लेकिन मानने को तैयार नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और तय किया कि आज की प्रार्थना यहीं खत्म करती है। वाइकोर तो बस एक अच्छा जूनियर है, बस और कुछ नहीं। अपने दिल पर हाथ रखा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वो सॉफ्ट ड्रीमी सी चमक थी। उसके मन में बस दो नाम घूम रहे थे, नाइट हाउंड और विकोर। लेकिन तभी धमाका, एक तेज आवाज से मंदिर की दीवार टूटकर चकनाचूर हो गई। डोलोरेस एकदम चौंकी। उसने सामने देखा, किसी का शरीर हवा में उड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। धुआं, मलबा, कंफ्यूजन और उस फ्लाइंग फिगर की पहचान जब सामने आई, उसके होश उड़ गए। ये तो विकोर है। अब वो पेंडेमिक मास्क पहने हुए था, लेकिन वो उसकी आंखें, वो चाल, डोलोरेस को एक पल में समझ आ गया, ये नाइट हाउंड है। विकोर ने जमीन पर गिरने से पहले अपने पैरों से खुद को रोका और जैसे ही स्मोक स्क्रीन हटने लगी, हैफ और फेडो धीरे धीरे सामने आए। दोनों फिर से अटैक की तैयारी में थे। डोलोरेस के दिमाग में अब सवालों की बारिश होने लगी। विकोर यहाँ क्यों है? वो क्विल्टी के गार्ड से लड़ क्यों रहा है? उसने हाथ छाती पर रखा, दूसरा हाथ उसकी ओर बढ़ाया और आवाज दी, नाइट ब्लड हाउंड। ये सुनते ही विकोर का पूरा शरीर कांप उठा, उसकी आंखें डर से भर गई। वो जैसे ही पीछे मुड़ा, सामने थी सेंटेस डोलोरेस। एक पल के लिए वो बिल्कुल कंफ्यूज रह गया, वो यहाँ क्या कर रही है? और उसी कंफ्यूजन में हीव ने अपने सिजर्स फेंके, सीधा वाइकोर के सीने में जा घुसे। विकोर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाया। उसका शरीर हवा में उड़ा और जाकर सीधा स्टैचू के बेस से टकराया। डोलोरेस ने पीछे मुड़कर देखा, उसके चेहरे पर चिंता और डर साफ झलक रहे थे। विकोर अब जमीन पर गिरा पड़ा था। फेडो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, फाइनल ब्लो देने के लिए, लेकिन डोलोरेस ने अपने डर को झटक दिया। वो सीधा उनके सामने खड़ी हो गई, दोनों हाथ फैलाकर डर से भरी आंखों से कहा, रुको। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसका दिल कह रहा था, बात करके सब कुछ ठीक हो सकता है। डीमंस उसकी बातों से जरा भी नहीं हिले। उन्होंने बस उसे घूरा, अपनी तलवारों को और कसकर पकड़ा। अब ये लड़की भी रास्ते से हटानी पड़ेगी। डोलोरेस की रूह तक कांप गई, शरीर जैसे जम गया हो, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की, दांत बींच ली और खुद को मजबूत की। मैं नहीं हटूंगी, नाइट हाउंड को मरने नहीं दूंगी। हीव और फेडो तेजी से उस पर झपटे, लेकिन तभी विकोर जमीन से उठा और बेल्ज़ेबुब्स ब्लेड को घुमाकर हीव का अटैक बीच में ही ब्लॉक कर दिया। विकोर के पास अब कोई दूसरी तलवार नहीं थी और उसने बिना सोचे अपना हाथ सामने कर दिया। फेडो की तलवार सीधे उसकी बाहें में घुस गई, तेज दर्द, लहू बहता हुआ, लेकिन विकोर की आंखों में एक भी शिकन नहीं थी। उसकी नजरों में सिर्फ सख्ती थी और सन्नाटा। पीछे खड़ी डोलोरेस धीरे से एक आंख खोलती है और जैसे ही उसकी नजर विकोर के जख्मी हाथ पर पड़ती है, उसका दिल दहल जाता है। डर और दुख दोनों उसके चेहरे पर एक साथ उभर आते हैं, लेकिन विकोर ने पीछे मुड़कर बिल्कुल शांत चेहरे से कहा, इसकी चिंता मत करो। और अगले ही पल उसने अपनी तलवार को घुमाया, हीव के सिजर्स को चूर चूर कर दिया। टूटे हुए ब्लेड के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। हीव की आंखें कंफ्यूजन से भर गईं। ये क्या? लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, विकोर ने सीधा उसकी गर्दन में तलवार घुसा दी, इतनी गहराई तक कि हेवे हिल भी नहीं पाया, ताकि वो कभी उठ ही न सके। फेडो ने देखा कि उसका साथी मर गया है और अब विकोर के हाथ में तलवार फंसी हुई है। वो समझा कि अब वाइकोर बिल्कुल डिफेंसलेस है, इसीलिए उसने वाइकोर के हाथ से तलवार निकाली और फाइनल ब्लो के लिए कूद पड़ा। लेकिन तभी वाइकोर ने एकदम से घूमकर फेडो की गर्दन काट दी, तेज वार, एकदम सटीक, और अगले ही पल खून का फव्वारा चारों ओर फैल गया। डोलोरेस अब भी वहीं खड़ी थी, उसने अपने कंधों को जोर से पकड़ लिया, दांत भींच ली, उसकी आंखें अब भी डर से भरी थी। अब वाइकोर का पूरा सूट खून से लाल हो चुका था। कुछ ही पल में दोनों डीमंस के सर उनके शरीरों के पास गिर पड़े। विकोर उनके पास गया, नीचे झुककर ध्यान से उन्हें देखने लगा, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला। डोलोरेस ने अपने हाथ को मुंह के पास लाया, उसकी आंखों में चिंता थी, उसका हाथ तो बुरी तरह घायल है। वो धीरे से उसके पास आई, मुट्ठियां भींची और कांपती आवाज में पूछा, आर यू ओके? तुम्हारा हाथ? अभी इलाज करना जरूरी है। विकोर अब भी पूरी तरह सीधा खड़ा था। इट्स फाइन, चिंता मत करो। फिर उसने अपना चेहरा उसकी तरफ मोड़ा, एक शांत ठंडी नजर से उसे देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो सेंटेस को यहाँ देखेगा, इस वक्त, इस जगह। डोलोरेस अब भी कॉर्प्स को देख रही थी, डर से भरे चेहरे के साथ। क्विल्टी के गार्ड्स ने मुझ पर हमला क्यों किया, जबकि वो जानते थे मैं कौन हूँ? विकोर ने उनकी तरफ इशारा किया, ध्यान से देखो। डोलोरेस ने एक नजर डाली और फेडो का चेहरा धीरे धीरे पिघलने लगा। उसने मुंह पर हाथ रख लिया, उसे घिन सी महसूस होने लगी। विकोर ने कहा, ये असली इंसान नहीं थे, ये तो अनडेड थे जो किसी और का चेहरा लगाए हुए थे। डोलोरेस की आंखें फटी रह गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, ये सब कोवर्ट्स के साथ जुड़े लोग क्यों बन रहे हैं? मॉन्स्टर्स? वाइकोर का जवाब शांत था, तुम क्वेड्स की सेंटेस हो, तुम मुझसे ज्यादा जानती हो। डोलोरेस का चेहरा अब डर और कंफ्यूजन से भर गया। अब उसे साफ साफ दिख रहा था, ये सब क्विल्टी की साजिश है। वाइकोर ने धीरे धीरे हीव और फेडो का नकाब हटाया और ध्यान से उनके चेहरों को देखने लगा। फेडो काले बालों वाला,
दाढ़ी वाला आदमी। विकोर को ये चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। ये तो स्टैफर्डशायर बास्करविल है। पिटबुल ऑर्डर से अब यादें उभरने लगी। जब वाइकोर जंगल में गायब हो गया था, ये आदमी बच गया था। एडोल्फ मोर ने उसकी रक्षा की थी और बाद में इसने खुद को आइसोलेशन ट्रेनिंग में भेज दिया था। वाइकोर की आंखों में गुस्सा भरने लगा। उसने फ्रीडो के शरीर को ध्यान से देखा। उसके सीने पर एक टैटू था डॉन कीहोते फैमिली का। अब उसकी आंखों के सामने सेट की मुस्कुराहट घूमने लगी। ये भी आइसोलेशन ट्रेनिंग में गया था। उसे याद आया कभी पहले वो 3 बहनों से मिला था, थकी हुई, टूटी हुई। उनमें से एक ने सिंसियरिटी से कहा था वो इस वक्त सिक्लूडेड ट्रेनिंग में है। वो अचानक अंकल एडोल्फ के सेंचुरी से चली गई और डार्क टेंपल ज्वाइन कर लिया, जहां अब वो सिर्फ मैजिक रिसर्च पर फोकस कर रही है। वो जगह अब खामोश थी, बस धुआं और लाश। लेकिन तभी किसी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हवा में एक फायरबॉल बन गया। पूरा शरीर पट्टियों से ढका हुआ, चेहरा छुपा हुआ। उस रहस्यमय इंसान ने वो फायरबॉल सीधा कॉर्प्सेस पर फेंक दिया और एक जबरदस्त धमाका हुआ। विकोर और डोलोरेस एक पल को हक्के बक्के रह गए। अगले ही पल वो इंसान एक के बाद एक फायरबॉल्स फेंकता गया। पूरी जगह टुकड़ों में बिखरने लगी। छत से पत्थर गिरने लगे, जमीन कांपने लगी। हर कोना अब आग की लपटों में घिर चुका था। विकोर ने तुरंत डोलोरेस की तरफ देखा और बिना एक पल गंवाए उसके ऊपर अपना क्लोक डाल दिया। धधकती हुई आग अब चारों तरफ फैल रही थी। विकोर को साफ समझ आ रहा था ये अच्छा नहीं हो रहा। उन्हें एक तरफ से कुछ आवाजें आई। दोनों ने मुड़कर देखा और उनकी आंखें हैरानी और उलझन से भर गई। आग के बीच से एक जोड़ी चमकदार लेदर बूट्स धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। लाल बालों वाली एक औरत, जैसे आग की रानी खुद चलकर आ रही है, हर कदम जैसे लपटों को चीरता हुआ। वो औरत अब उनके बिल्कुल सामने थी। वाइकर की नजरें अब उसी पर टिक गई। उसका चेहरा देख एक हल्की सी हैरानी उसके चेहरे पर उभरी। ये मेरी फ्यूचर वाइफ है। लेकिन तभी उसके मन में एक आवाज गूंजी, 0 पॉइंट्स, 0 आउट ऑफ 100। इस एटीट्यूड के लिए वो औरत अब एक तक वाइकर को देख रही थी और फिर अपना हाथ उठाया। एक और आग का गोला उसकी हथेली में उभर आया और बिना कोई चेतावनी थी वो उसे वाइकर की ओर फेंकने को तैयार थी।